आज के पाकिस्तान और उस समय के भारत के भाग लाहौर में भगवान राम के पुत्र लव के नाम से बना हुआ शहर लाहौर में स्वामी विवेकानंद के 3 मेन लेक्चर्स होते हैं, भक्ति, वेदांत और कॉमन बेसिस ऑफ हिंदुइज्म। कि वो स्पिरिचुअलिटी का कोई मतलब नहीं है जो सिर्फ थ्योरी हो, जो जी ना जा सके, जो जिसका आप अनुभव ना कर सके। स्वामी विवेकानंद डेफिनेटली रीइंट्रोड्यूस इंडियन विजडम टू द मॉडर्न एरा। अमेरिका के एक एक प्रांत में स्वामी विवेकानंद के होर्डिंग लग जाते हैं, बड़े बड़े न्यूज़पेपर में हेडिंग्स आती हैं, हिंदू monk with bright eyes, rumbling voice, masculine body and a perfect English. तो ऐसे में मुझे लगता है कि यूथ के लिए स्वामी विवेकानंद इज प्रोबेबली द बेस्ट इंसाइट यू कैन हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इंडियन थॉट रियली मींस। दिनकर बड़ा सुंदर लिखते हैं अपनी पुस्तक में कि स्वामी विवेकानंद का जो ये पश्चिम का पहला प्रवास रहा 3.5 वर्षों का, भारत का इतना ज्यादा प्रचार प्रसार 3.5 वर्षों में शायद कभी नहीं हुआ। Main reason why people are living like brutes is because of ignorance. And ignorance क्या? कि हम लोग अपनी national, अपनी personal identity, हम कौन हैं, what do we stand for, ये भूल चुके हैं। सिस्टर क्रिस्टीन जो बड़ा सुंदर लिखती है उनके इम्पैक्ट को, that millionaires and billionaires were happy to sit on his feet only to learn श्रीमद् भगवत गीता, उपनिषद and वेदांत। स्वामी जी कहते हैं कि इंडियंस की 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम, टुडे वन ही सेज इज लेजीनेस, द सेकंड ही सेज इज जेलसी। वो ये कहते हैं कि लेजीनेस और जेलसी अगर आज का यूथ निकाल दे तो उसकी लाइफ बदल सकती है। 11 सितंबर 1893 मतलब हम कह सकते हैं कि सोया हुआ भारत उस दिन खड़ा हो गया स्वामी विवेकानंद के मात्र 5 शब्दों से। That स्वामी विवेकानंदा tried to infuse into the new generation a sense of pride in India's past, faith in India's future, and a spirit of self-confidence, self-respect, and self-dignity. It's a handwritten letter from Tata to Swami Vivekanand कि I cannot think of a better man, a better general. He uses the word general. A better general than you to lead the cause of science and asceticism and blend spirituality and science in India. स्वामी जी ने बोला है ना कि the men and the women is pretty much like the 2 wings of a bird. और वो कहीं ना कहीं हम लोग कहते हैं क्या यार, जो ये स्ट्रगल तो बहुत बड़ा शब्द आजकल यूज कर देते हैं, क्या ये मेहनत के जो दिन होते हैं ये बड़े क्रिटिकल होते हैं, बड़े डिप्रेसिंग होते हैं, लोग डिप्रेशन का भी वर्ड यूज करते हैं। स्वामी विवेकानंद इसमें बताते हैं कि वो दिन जो हमारे थे, जब वो ट्रेनिंग का एक आप समझिए लगभग 1 वर्ष का जो समय था, वो कहते हैं वो हमारे जीवन का सबसे बेस्ट टाइम पीरियड था। हेलो एंड नमस्ते। सबसे पहले तो मैं और निखिल ये कहना चाहेंगे कि जो आपने प्यार दिया है, इनकरेजमेंट दिया है इस हम्बल सी इनोसेंट सी शुरुआत के लिए, उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। हमारे पास इतने सारे लोगों का फ़ोन आया, कमेंट आया कि ये एक बहुत ही अच्छी एक पॉजिटिव जर्नी है जहाँ पर हम लोग स्वामी विवेकानंद का क्या ट्रू पर्ल ऑफ विजडम है उसको कोशिश कर रहे हैं कि आप सबके सामने लेकर के आए। सो हियर वी आर विद द सेकेंड एपिसोड ऑल्सो एट कर्तव्य पथ। एंड अब हम लोगों ने सोचा कि पहले एपिसोड में तो हम लोगों ने अपने दिल की बात करी, आपको अपने पर्सनल इम्प्रेशंस दिए अबाउट हाउ वी गॉट टू नो अबाउट स्वामी विवेकानंद, हाउ स्वामी विवेकानंद हैज़ इन्फ्लुएंस्ड आवर ओन लाइव्स। एंड देन वी थॉट कि वेट अ मिनट, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। ये कहानी कहाँ से शुरू हुई, स्वामी जी कौन थे, स्वामी विवेकानंद एज अ चाइल्ड कैसे थे, उनकी अपब्रिंगिंग कैसी थी, उनके माँ बाप का, उनके संस्कारों का उन पर क्या फ़र्क पड़ा, वो किस परिप्रेक्ष्य में पैदा हुए, किस कॉन्टेक्स्ट में। हम बात करें लेट 1800s की। एक जो आम आदमी था, एक कॉमन इंडियन था, वो ये सोच रहा था कि मैं कौन हूँ, मेरा नेशनल कैरेक्टर क्या है, मेरी कल्चरल आइडेंटिटी क्या है। क्योंकि समय ऐसा आ गया था कि आपका धर्म, आपके रिलीजन, आपका कस्टम, आपकी सारी एवरी एंड एनीथिंग इंडियन वाज लुक डाउन अपॉन, वाज डाउनग्रेडेड। इनफैक्ट आप मकौले के मिनट्स पढ़ें तो बड़े फॉर्मली मकौले ने ये बोला है कि ऐसे इंडियंस, ऐसी क्लास को बनाने की ज़रूरत है जो रंग में या खून में तो ब्राउन है लेकिन टेस्ट में इंग्लिश है। तो ऐसे ज़माने में जब बड़ा आसान था ये इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ जीना और एकदम कहते हैं ना एपिंग द वेस्ट, कि बस हम ब्रिटिश की तरह एक वाइट मैन की तरह हो जाएं, उनकी तरह इंग्लिश बोल लें, उनकी तरह रंग ढंग बदल लें,
तो शायद हमारा you know we will be considered superior or intelligentsia in the society. ऐसे परिपेक्ष, ऐसे कॉन्टेक्स्ट में स्वामी विवेकानंद ने जन्म लिया जब शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि जो भारतीय दर्शन है, जो एक कहते हैं एसेंस है हमारे इंडियन कल्चर का, हमारे स्पिरिचुअल ट्रेडिशन का, उसको एक मॉडर्न एरा में कैसे आर्टिकुलेट करना है, कैसे उसको अपने जीवन में उतारना है, कैसे वेस्ट और ईस्ट का भी सिंथेसिस करना है। यहाँ से शुरू हुई है कहानी स्वामी विवेकानंद की। और अगर स्वामी जी की कहानी शुरू करनी हो निखिल भाई, तो जैसे कहते हैं कि ये कहानी कहाँ से शुरू हुई, उनका जन्म कब हुआ, उनका मुझे लगता है बहुत सारी ऑडियंस जानना चाहेगी कि एज अ चाइल्ड, एज अ यंग बॉय, एज अ स्टूडेंट स्वामी जी कैसे थे। जैसे आपने उस समय का कालखंड बताया, क्या स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863, 12 ऑफ जनवरी 1863 को बंगाल के कलकत्ता में हुआ और माता भुवनेश्वरी देवी और पिता विश्वनाथ दत्त के घर ये छठी संतान हुई थी। और माँ का, आप भी एक माँ हैं तो आप इसको ज़्यादा रिलेट कर पा रही होंगी। तो माँ का एक बहुत बड़ा रोल होता है एक पुत्र या पुत्री के अपब्रिंगिंग में, कैसे वो आगे बढ़ता है। और स्वामी विवेकानंद जी की माँ ने लंबे समय तक भगवान शिव की आराधना करी, क्या मुझे भगवान शिव जैसा ही पुत्र की प्राप्ति हो। और काशी विश्वनाथ मतलब भगवान वीरेश्वर के तौर पर उन्होंने साधना करी और इसीलिए स्वामी विवेकानंद का जो बचपन का नाम था वो भी आप देखेंगे तो वीरेश्वर ही उनका नाम रखा गया। घर में प्यार से उनको बिले कहते थे और बाद में जब वो स्कूल में गए तो स्कूल में उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त रखा गया। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और नरेंद्र नाथ दत्त मतलब उस समय ऐसा जो बड़ा चंचल है। एक चीज़ जो सबसे अलग स्वामी विवेकानंद को बाल्यकाल से बनाती है वो है मेडिटेशन। दूसरा, उनकी माँ के द्वारा उनको भारतीय शास्त्रों का जो परिचय करवाया इतनी छोटी उम्र में, चाहे वो रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे भगवत कथाएँ हों, वो उनकी लाइफ को ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर रहा था धीरे धीरे। और इसी कालखंड में हम देखते हैं कि फिर स्वामी विवेकानंद स्कूल में उनको डाला जाता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के स्कूल में। और फिर कुछ वो बड़े हुए तो उनके पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया था रायपुर में। ये बहुत कम लोगों को ये जानकारी पता होगा। वो कुछ समय रायपुर में रहे। रायपुर में कोई भी स्कूल नहीं था उस समय, तो उस कालखंड में वो अपने पिताजी के द्वारा ही पढ़ाए गए। फिर स्वामी विवेकानंद रायपुर से वापस आते हैं और अब स्कॉटिश चर्च कॉलेज, पहले वो प्रेसिडेंसी कॉलेज में रहे, वो बीमार हो गए। बीमार होने के कारण उनको प्रेसिडेंसी कॉलेज में एग्जामिनेशन के लिए अलाउ नहीं किया गया और उसके कारण उनको स्कॉटिश चर्च कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा, जहाँ से उन्होंने अपनी बीए की डिग्री भी पूरी करी। लेकिन ये तो फॉर्मल एजुकेशन हो गई। फॉर्मल एजुकेशन तो बहुत सारे लोग लेते हैं। अब बात हुई क्या, स्वामी विवेकानंद ने अपनी फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ बाकी साहित्य बहुत ज़्यादा पढ़ा, चाहे वो इंडियन लिटरेचर हो, चाहे वेस्टर्न लिटरेचर हो, चाहे वेस्टर्न लॉजिक हो, चाहे इंडियन लॉजिक हो, चाहे वेस्टर्न साइंस हो, चाहे इंडियन साइंस हो, चाहे वेस्टर्न फिलॉसफी हो, चाहे इंडियन फिलॉसफी हो। तो वो साहित्य बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट द अदर डे जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे कि उन्होंने कौन कौन सा लिटरेचर साइट किया है एज हैविंग इन्फ्लुएंस्ड हिज साइकी, आई थिंक फॉर लिसनर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि कितने वाइडली रेड थे स्वामी जी एट सच एन अर्ली एज। आपने बोला कि अपनी माँ के उनकी माता जी ने उनको इंडियन स्क्रिप्चर्स जो है बचपन से ही कंठस्थ कराए और ये एक बहुत बड़ी ताकत होती है इंडियन हाउस होल्ड में। मुझे लगता है कि जिस तरह से जनरेशन अब चेंज हो रही है, हम लोग शायद जल्दी समझते नहीं हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू pass on our own traditional wisdom to the next generation. But moreover, if you read about Swamiji, you'll realize कि मतलब whether it is Green's history of England to French Revolution to Alison Phillips' history of Europe
to the Indian history, मतलब whether it's Plato, whether it's Kant, whether it's Spencer के बारे में स्वामी जी particularly बोलते हैं, whether it's Kant, मतलब you name the philosopher, you name the literature, and स्वामी जी ने इन सब चीज़ों का बहुत ही गहन अध्ययन किया हुआ था. तो and I think that played a big part in the way he could synthesize the बेस्ट ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट, क्योंकि उनकी फिर वो बहुत वाइड 360 डिग्री उनकी आउटलुक था. एंड आई थिंक एज अ यूथ ये हम सब के लिए बहुत बड़ी लर्निंग है इन टर्म्स ऑफ कि हम अपने ट्रेडिशनल स्क्रिप्चर्स को सबसे पहले तो जाने पढ़ें, एंड देन वर्ल्ड लिटरेचर, वर्ल्ड फिलोसफी, मतलब एट सच अ यंग एज. एंड आज तो इंटरनेट, आज तो मतलब लाइब्रेरी का भी अब ज़माना गया, आज तो आपके पास किंडल पे हर चीज़ अवेलेबल है. बट स्वामी जी वॉज सो वेल रेड. एंड आई थिंक उनके स्कॉटिश कॉलेज में जो विलियम हेस्टी थे, हाँ वो बड़ी, हाँ वो कहते हैं कि मतलब अ मैन लाइक दिस, ये हमारी जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में भी you will not find such a well read person. Why I mention William Hasty is एक लर्नर के ज़िंदगी में गुरु का बहुत बड़ा असर पड़ता ही है. एंड स्वामी जी खुद कहते हैं कि मतलब द वे श्री रामकृष्ण परमहंस transformed his life, the way he changed how स्वामी जी perceived life, God, everything. तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं पढ़ रही थी कि विलियम हेस्टी ने एक दिन शायद क्लास में बोला, कॉलेज की क्लास में बोला कि एक एक्सकर्शन करके एक पोएम थी, एंड उसमें विलियम हेस्टी कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू सी समवन इन ट्रांस, गो टू दक्षिणेश्वर एंड मीट श्री रामकृष्ण परमहंस एंड सी कि ट्रांस होता क्या है. एंड वहाँ से कुछ अकाउंट्स शुरू होते हैं, है ना. इसमें बड़े सारे मल्टीपल अकाउंट्स हैं कि स्वामी जी अपने गुरु से कैसे मिले. कुछ लोग कहते हैं कि एक मित्रा जी थे, सुरेंद्र नाथ मित्र, उनके पड़ोसी, हाँ, वहाँ पर श्री रामकृष्ण परमहंस जी आए थे. हाँ. और वहाँ पर नरेंद्र को बुलाया गया था क्योंकि नरेंद्र गाना बहुत अच्छा गाता था. और एक और कॉन्टेक्स्ट है जो हमने हमारी बुक में भी डाला और वो कहीं आपको नॉर्मली नहीं मिलेगा. क्या स्वामी जी के एक चचेरे भाई, वो बचपन से श्री रामकृष्ण परमहंस के पास दक्षिणेश्वर जाते थे और उस समय से नरेंद्र उनके साथ कभी कभी जाता था. बट जो केमिस्ट थे, हाँ, और लेकिन वो बहुत रेगुलर नहीं था. क्या वो रेगुलरली जाते थे उस समय, लेकिन थोड़ा थोड़ा रेफरेंस उस समय का भी हमें मिलता है. और यहाँ से फिर, लेकिन एक बड़ी धारणा ये है कि विलियम हेस्टी ने, जैसे आपने कहा ट्रांस, कि समाधि देखनी है कहीं, तो मैं तो तुम्हें थ्योरी बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल कहीं देखना है तो वहाँ जाओ, दक्षिणेश्वर जाओ, और वहाँ पर तुमको श्री रामकृष्ण परमहंस मिलेंगे. और वहाँ पर तुम प्रैक्टिकली एक व्यक्ति को देख सकते हो जो समाधि लगाता है, समाधि में बैठता है. मुझे लगता है कि समाधि, क्योंकि आपने ये शब्द यूज़ किया, इसके भी बड़े सारे मिथ्स और मिसकंसेप्शंस हैं आजकल, और जनरली मॉडर्न सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में, आप बाहर तो छोड़ दीजिए. लेकिन जब आप समाधि कहते हैं तो मैं आई वुड वांट टू सॉर्ट ऑफ फर्दर ऐड ऑन टू दिस. मैक्स मूलर ने, जिन्होंने बाद में जाकर के लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ श्री रामकृष्ण परमहंस पूरी बुक लिखी, स्वामी विवेकानंद जी जाकर के मिल कर के आए उनसे यूरोप में. एंड ऑफ कोर्स मुझे हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को मैक्स मूलर कौन थे ये बताने की ज़रूरत नहीं है. सो इतने बड़े हिस्टोरियन जो उस ज़माने में कोट अनकोट कॉलोनियल माइंडसेट से रहे होंगे, उन्होंने डिस्क्राइब किया रामकृष्ण परमहंस को कि वो एक कहीं ना कहीं निचोड़ थे, कि वो 30 करोड़ उस ज़माने में इंडियन पॉपुलेशन रही होगी. उन्होंने कहा कि इतने हज़ारों सालों से जो भारतीय परंपरा है, अगर उसका निचोड़ कहीं देखना है और 30 करोड़ लोगों का अगर एक एसेंस देखना है, तो रामकृष्ण परमहंस इज़ अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ दिस. So I think when we say samadhi, trance, we should probably, samadhi, trance is probably in the context of the enlightened consciousness that such great men and women exhibit. In fact, उस पर बात करते हैं कि जब स्वामी जी पहली बार अपने गुरु से मिले, तो
उनके गुरु का क्या रिएक्शन था, है ना? वो कहते हैं ना कि मेरे तो कान एकदम पक गए एफॉर्मल और सरफेस बातें सुनते हुए, तुम कहाँ थे और इतनी देर क्यों कर दी। और स्वामी जी उनको भजन भी सुनाते हैं। एंड मुझे लगता है जब एक बड़ी अच्छी इसमें कहानी भी है, प्रेरणा भी है। बहुत बचपन में 6-7 की क्लास होगी और उस समय हिंदी के, मुझे लगता है इंग्लिश की तो सारी स्टोरीज भूल जाते हैं हम लोग, लेकिन हिंदी लिटरेचर की पढ़ी हुई कहानियाँ ज़्यादा याद रहती। तो एक कहानी थी उसमें कि व्हेन स्वामी विवेकानंद फर्स्ट मेट विद श्री रामकृष्ण परमहंस, और मुझे आज भी याद है और मुझे लगता है फॉर आवर ऑडियंसेस इट्स रियली समथिंग वेरी ट्रांसफॉर्मिंग। इसके अलग अलग आपको मतलब महसूस होगा एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ योर लाइफ। इसमें सिंपल सी कहानी ये है कि स्वामी जी एक एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन से डील कर रहे थे कि क्या किसी ने भगवान को देखा है, हैव यू सीन गॉड। एंड आई थिंक ये बहुत बड़ा एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन सोसाइटी में अभी भी बना हुआ है, वो इंडियन सोसाइटी हो, अमेरिकन सोसाइटी हो, यू नो लाइक दिस इज़ एंड अक्रॉस द एजेस बना है। हम सब सोचते हैं कि भगवान कहाँ है, भगवान है कि नहीं है, कि आजकल एग्नोस्टिक होने का एक बहुत बड़ा फैशन है। मैं खुद भी उस फेज़ में रही हूँ जहाँ मुझे लगता था कि नहीं भगवान कहाँ है, भगवान नहीं है। एंड जो सारे ऑडियंसेस इस तरह के क्वेश्चंस के साथ डील करते हैं, आई थिंक फॉर देम इट विल बी we encourage you, in fact we can put a link in detail about this encounter। स्वामी जी जाकर के पूछते हैं अपने गुरु से कि आपने भगवान को देखा है। एंड स्वामी जी अपने मन में सोचते हैं कि यार ये प्रश्न तो मैं सबसे पूछता रहा हूँ, मैं सब इसी प्रश्न का आंसर ढूंढ रहा हूँ, तो देखते हैं ये क्या बोलते हैं। और परमहंस जी स्वामी जी को बोलते हैं कि I see God as I see you here, except in a much more intense manner। And वही कहीं ना कहीं वो सीड उन्होंने स्वामी जी के अंदर बो दिया। एंड जो एक फंडामेंटल डॉक्ट्राइन है वेदांत की कि आप जीव में, आप पेड़ पौधे पत्ती हर चीज़ में, पूरे यूनिवर्सल कॉस्मॉस में भगवान को देख पाएँ, ऐसा आपका दर्शन हो, ऐसी आपकी सोच हो, ऐसी आपकी आंखें हो, दैट इज़ द ट्रू एसेंस ऑफ वेदांत, दैट्स द ट्रू एसेंस ऑफ व्हाट वी मीन व्हेन वी से कि आपने कहीं भगवान को देखा है कि नहीं। सो आई थिंक वो दैट हैज़ बीन, दैट फंडामेंटली मेड स्वामी जी अ बिलीवर, डोंट यू थिंक सो? ये जो मुलाकात आपने कहा, मुझे ऐसा भी लगता है क्या ये पुरातन भारत का, नवीन भारत का ध्वज उठा के जो विश्व भर में चलने वाले थे विवेकानंद, उसकी मुलाकात थी। जैसे आपने कहा क्या एक दर्शन, एक परंपरा, वर्षों भर की परंपरा, उसका ध्वज अब नए भारत में, नवीन भारत में आगे कौन लेके जाएगा? वो नरेंद्रनाथ दत्त उस भारत माता के वीर सपूत श्री रामकृष्ण परमहंस के चरणों में पहुंच गए थे और एक नई मूवमेंट खड़ी होने वाली थी। क्योंकि श्री रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद एक ही जीवन के दो अंश हैं। मैं उनको इस प्रकार से देखता हूँ। श्री रामकृष्ण परमहंस जो बहुत ही फिजिकली बहुत स्ट्रांग नहीं है, अनुभूति वाले व्यक्ति हैं। स्वामी विवेकानंद अभिव्यक्ति वाले व्यक्ति हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस जो अनुभूति थे, स्वामी विवेकानंद उसकी अभिव्यक्ति थे। और नवीन भारत को, न्यू इंडिया को जो बोलना था, वो सब कुछ स्वामी विवेकानंद के मुख से उसने बोला। और इसी परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं, क्या जैसे आपने बताया कि स्पेंसर, डार्विन, कांत, ह्यूम, मिल, इसको पढ़ने वाला व्यक्ति, जिम्नेजियम में जाने वाला व्यक्ति, स्विमिंग करने वाला व्यक्ति, स्कॉटिश चर्च कॉलेज और प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ने वाला व्यक्ति जो मनुष्य को मनुष्य नहीं मानता, वो एक साधारण, अगर आज की भाषा में आप बोलेंगे तो एक 5वीं फेल व्यक्ति श्री रामकृष्ण परमहंस जी के चरणों में आके बैठ जाता है एकदम। एंड मुझे लगता है कि वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस व्हाई स्वामी विवेकानंद और वॉज वेरी वेल अंडरस्टूड, आज भी हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। और आपने कहा कि अभिव्यक्ति, आर्टिकुलेशन, और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी एक यूनिक क्वालिटी जो स्वामी जी लेकर के आए, जैसे उन्होंने भारतीय दर्शन को
कह सकते हैं एक मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में, जो कि सो कॉल्ड साइंटिफिक इंक्वायरी के द्वारा, जैसे कि इफ़ यू रीड स्वामी विवेकानंद, इफ़ यू रीड हिज लेक्चर्स, इफ़ यू रीड सम ऑफ व्हाट ही इज़ रिटन, तो वो बहुत ही मुझे लगता है कि डिडक्टिव लॉजिक यूज़ करते हैं, बहुत रैशनल इंक्वायरी यूज़ करते हैं, इंक्वायरी इनटू द इंडियन दर्शन, इंक्वायरी इनटू द वेदांत सिस्टम। वो आपको कुछ भी, वो वैसे भी सुपरस्टिशन के खिलाफ थे, वो आपको कुछ भी ये नहीं कहते कि आंख बंद करो ये ऐसा होता आया है तो इसको मान लो। और बहुत सारी चीज़ें सोशल जस्टिस के कॉन्टेक्स्ट में जो भी उन्होंने, जिनके बारे में बोला कि जो एसेंशियल नहीं है रिलीजन के लिए और स्पिरिचुअलिटी के लिए, उनको छोड़ने के लिए भी उन्होंने बोला। तो ऐसे में मुझे लगता है कि यूथ के लिए स्वामी विवेकानंद इज़ प्रॉबली द बेस्ट insight you can have to understand what Indian thought really means. And लोग कहते हैं ना कि साइंस क्या है, उसमें रीजनिंग क्या है, लॉजिक क्या है, तो मुझे तो लगता है स्वामी जी की पूरी लाइफ एक इंक्वायरी रही है। उन्होंने अपने गुरु से ही जाके पूछ लिया। सो आगे बढ़ते हैं कि ये जो इंक्वायरी की, जो इंक्विजिटिव स्पिरिट थी, हर चीज़ को क्वेश्चन करना, पूछना, समझना, जानना, पढ़ना, एक्सपीरियंस करना और फिर मानना और फिर उतारना, फिर आर्टिकुलेट करना। लेकिन प्रश्न ये है निखिल भाई कि क्या स्वामी जी के अंतःकरण में जितने सवाल थे, जितने प्रश्न थे, did they come to a full stop or there was more questions he wanted to answer? फुल स्टॉप तो नहीं कह पाएंगे दीदी, क्योंकि ऐसा है कि अब एक व्यक्ति तो ऐसा दिखा जहाँ कुछ सच्चाई है, पूर्ण सच्चाई तक तो नरेंद्र जाने के लिए खुद ही तैयार था, लेकिन अब एक व्यक्ति उनको मिल गए थे जो थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल भी लाइफ, ईश्वर जो श्री रामकृष्ण परमहंस तो भगवान के ऊपर ही आधारित थे। और इसी कालखंड में दूसरा प्रोस्पेक्टिव में हम लोग आते हैं कि स्वामी विवेकानंद इसी कालखंड में अब अपने पिताजी के एक मित्र जो लॉयर हैं वहाँ पर इंटर्नशिप, आज की शब्दों में कहूँ तो इंटर्नशिप करना शुरू कर देते हैं। अब नरेंद्र नाथ दत्त के लिए शादी के न्योते आने लग जाते हैं, शादी के परिचय आने लग जाते हैं कि अभी नरेंद्र नाथ दत्त को शादी भी करें, और साथ ही साथ वो दक्षिणेश्वर भी रेगुलर विजिट कर रहे हैं। ये साइमल्टेनियसली सब कुछ चल रहा है। और इसी बीच में एक बड़ा जो झटका स्वामी विवेकानंद को लगता है, 1884 में स्वामी विवेकानंद जी के पिताजी, उनका देहांत हो जाता है। आपको जानकारी होगी, हार्ट अटैक से उनका एकदम से देहांत हुआ। और एक भरा पूरा परिवार, एक समृद्ध परिवार, क्योंकि वो जॉइंट फैमिली में रहते थे, वो एक ही दम से जैसे कोलैप्स हो गया। स्वामी विवेकानंद, जो नरेंद्र नाथ दत्त उस समय जो मात्र 21 वर्ष के थे, वो लगभग अपने जीवन के सबसे बड़े क्राइसिस में आ चुके थे। लेकिन एक चीज़ ने भी इस कालखंड में जो उनको बचा के रखा, वो था बार बार श्री रामकृष्ण परमहंस जी के पास जाकर वहाँ पर उनके सानिध्य में रहना, भारतीय शास्त्रों का ज्ञान लेना। ये शायद से उन, जैसे हम भी देखते हैं कि एक तरफ व्यक्ति इस मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में अपनी जॉब के लिए घूम रहा है, एक तरफ उसके फैमिली के क्राइसिस रहते हैं, एक तरफ वो पर्पस, एक लार्जर पर्पस, एक लार्जर मिशन ढूंढने की कोशिश करता है। और इन्हीं सब में बहुत सारी ट्रेजेडीज़ और ये सब उसके साथ होती रहती हैं। लेकिन क्या चीज़ उसको बचाएगी? नरेंद्र नाथ दत्त को क्या बचा ले गया? वो तो बड़ा नॉर्मल लाइफ चल रही थी। एक चीज़ जो उनको बचा ले गया, जो आपने कहा, वो है श्री रामकृष्ण परमहंस। लेकिन कुछ समय के बाद हम लोग देखते हैं, अच्छा, श्री रामकृष्ण परमहंस और नरेंद्र नाथ दत्त, इनके साथ साथ ये 16 गुरु भाई थे। जैसे हम देखते हैं, बाकी की पूरी टीम बन गई थी, जिसमें स्वामी सुबोधानंद, स्वामी अखंडानंद, स्वामी ब्रह्मानंद, स्वामी विज्ञानानंद, ये एक से एक गुरु भाई। थोड़ा सा एग्जाम्पल दूं तो स्वामी ब्रह्मानंद जी के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस गए थे, स्वामी अखंडानंद के पास परम पूजनीय गुरु जी गए थे। तो ये इतनी बड़ी मूवमेंट के पार्ट थे। और फिर 1886 में श्री रामकृष्ण परमहंस जी का भी महासमाधि होता है। अब नरेंद्र नाथ दत्त अकेले पड़ जाते हैं, लेकिन अपनी समाधि से पहले ही श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने बड़ा क्लैरिटी से बताया था कि नरेंद्र ही लोक शिक्षा देगा, नरेंद्र ही इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएगा, नरेंद्र ही तुम सबका, उन 16 गुरु भाइयों का नेतृत्व कौन करेगा? वो नरेंद्र नाथ दत्त करेगा, वो नरेन करेगा, प्रेम से उनको कहते थे नरेन करेगा।
तो ये एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता है। पिताजी के देहांत के 21 वर्ष के नरेंद्रनाथ दत्त पिताजी का देहांत, इंटर्नशिप कर रहे हैं, लाइफ का पर्पस और मिशन ढूंढ रहे हैं, और उसके बाद पता लगता है क्या गुरु का भी महासमाधि होता है। और लेकिन मुझे एक मूवमेंट का नेतृत्व भी करना है, वो भी नरेंद्रनाथ दत्त को इस कालखंड में पता था। और फिर वो सारे गुरु भाइयों को लेते हुए दक्षिणेश्वर, क्योंकि वो मंदिर से बाहर जाते हुए एक छोटी सी जगह जिसको हम लोग कहते हैं बरानगर मठ, वहाँ वो स्थापना करते हैं। एक छोटी सी, उसको भूतिया बंगला कहते थे, सबसे सस्ता, शायद से उस समय 10 पैसे में वो जगह मिल गई थी। वहाँ पर बाहर जाकर एक छोटी सी एक जगह उन्होंने ली, और 16 के 16 गुरु भाई कहते हैं कि हमारे जीवन का सबसे अच्छा वक्त अगर कोई था तो वो वही था। आप देखिए 16 गुरु भाई थे, खाने को खाना नहीं था, पीने को पानी नहीं था, पहनने को वस्त्र नहीं थे। एक वस्त्र पूर्ण वस्त्र होता था, बाकी सभी गुरु भाई लंगोट में रहते थे। एक गुरु भाई दिन भर जाता था, चावल एकत्रित करता था, बाकी सभी वेदों का पाठ, उपनिषद का पाठ, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ वहाँ पर करते थे। और स्वामी विवेकानंद बाद में बताते हैं कि जूते सीलने से लेके वेदांत का ज्ञान तक का प्रशिक्षण हमने पुनः उस बरानगर मठ में किया। और वो कहीं ना कहीं हम लोग कहते हैं क्या यार, जो ये स्ट्रगल तो बहुत बड़ा शब्द आजकल यूज़ कर देते हैं, क्या ये मेहनत के जो दिन होते हैं ये बड़े क्रिटिकल होते हैं, बड़े डिप्रेसिंग होते हैं, लोग डिप्रेशन का भी वर्ड यूज़ करते हैं। स्वामी विवेकानंद इसमें बताते हैं कि वो दिन जो हमारे थे, जब वो ट्रेनिंग का एक, आप समझिए लगभग 1 वर्ष का जो समय था, वो कहते हैं वो हमारे जीवन का सबसे बेस्ट टाइम पीरियड था। और ये सारे कालखंड में आप देखते हैं कि अब स्वामी जी को लगता है कि भाई एक बड़े वृक्ष के सामने छोटे वृक्ष वो बहुत बड़े नहीं बन सकते। तो नरेंद्र को पता था कि पूरी टीम को मुझे बड़ा बनाना है, तो मुझे अब निकलना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद इस कालखंड में ये समझ रहे थे कि अब मुझे भारत का तो काम करना है, भारत को देखना है, भारत को महसूस करना है। अब भारत को महसूस करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं, आई थिंक ट्रैवल डेफिनेटली, लोग कहते हैं ना, ट्रैवल, यू ट्रैवल फॉर एंटरटेनमेंट, यू ट्रैवल फॉर डेस्टिनेशंस एंड टू चिल, बट मुझे लगता है कि जितने भी, इफ़ यू रीड अबाउट ऑल द ग्रेट मैन एंड वुमेन अक्रॉस द वर्ल्ड, और स्पेशली इंडिया में, वो गांधी जी हों या वो स्वामी विवेकानंद हो, वो जो कहते हैं ना भारत दर्शन, भारत भ्रमण, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इनफैक्ट मैं तो जब आपके साथ ये बुक की रिसर्च कर रही थी, तो आई वॉज सरप्राइज टू फाइंड कि हाउ मैनी सिटीज़ एंड स्टेट्स ही ट्रैवल्ड ऑन फुट। मतलब मैंने मुझे याद है, आई वाज आस्किंग यू कि निकले यहाँ भी गए थे, ये यहाँ भी गए थे ना, ये तो पूरी, मतलब क्या क्या देखा होगा, कैसे कैसे अपने, जो कहते हैं ना कि एक इंडियन भारत का फ्लेवर क्या है, लोग कैसे हैं, उनकी आकांक्षाएं क्या हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। बाद में वो रीजनरेशन का प्लान मुझे लगता है कहीं ना कहीं ग्राउंड पे जा करके, समझ करके, अपने लोगों को समझ करके ही कहीं ना कहीं वो कन्विक्शन पैदा होता है। Tell us more about the wide, I would say, landscape that he covered in just a few years. जिसके लिए काम करना है उसको तो देख लें पहले। वही स्वामी विवेकानंद के मन में था कि जिस भारत के लिए काम करना है, जिन भारत के लोगों के लिए काम करना है, उनको तो देख लें, उनको तो समझ लें। और एक हाथ में श्रीमद् भगवद गीता, एक हाथ में कमंडलू लेके स्वामी विवेकानंद पैर पैर भारत भ्रमण के लिए निकल गए। अगर मैं सिर्फ आपको उत्तर प्रदेश की बात करूं तो सबसे पहले वो काशी पहुंचे, काशी विश्वनाथ का दर्शन उन्होंने किया। उसके बाद हम लोग देखते हैं, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे हाथरस हो, जहाँ पर उनको अपने सबसे पहले शिष्य मिले, चाहे वो गाज़ीपुर हो, चाहे वो मेरठ हो, चाहे वो आगरा हो, चाहे वो वृंदावन हो, इतना डीपली प्रयागराज हो, अयोध्या जी हो, जहाँ पर वो भगवान राम के दर्शन करते हैं, हम अपना माथा टेकते हैं, इतना डीपली वो भारत भ्रमण पर निकले। और उत्तराखंड होते हुए दिल्ली आते हुए और फिर वो राजस्थान में पहुँचते हैं। और राजस्थान में वो ऐतिहासिक घटना उनके होती है जब वो वहाँ के राजा, खेतड़ी के राजा अजीत सिंह से मिलते हैं और उनको विवेकानंद नाम भी उस समय मिलता है। क्योंकि जब इन्होंने संन्यास परंपरा ली, स्वामी विवेकानंद और सारे गुरु भाइयों ने, तो सब ने अपना अपना नाम बदला। तो उस समय नरेंद्रनाथ दत्त विविदिशानंद बनते हैं। अच्छा। सब अपना अपना नाम बदलते हैं। तो स्वामी जो नरेंद्रनाथ दत्त थे, नरेंद्रनाथ दत्त अपना नाम रखते हैं विविदिशानंद। और जब वो खेतड़ी पहुंचते हैं तो खेतड़ी के राजा उनको कहते हैं, क्या स्वामी जी आपका नाम हमारे मुंह में आता नहीं है विविदिशानंद, आपका नाम विवेकानंद होना चाहिए, आपके पर्सनैलिटी को वो सूट करता है। और वहाँ से और इसी कालखंड में वो अलग अलग लिटरेचर भी पढ़ रहे थे, जिसमें चाहे पाणिनि जी का व्याकरण हो, चाहे अष्टधाई हो। इनफैक्ट पाणिनि
की ग्रामर आपने मेंशन की, Yes, yes. वो बड़ा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है जब वो शायद पोरबंदर जाते यस, वो कंटिन्यू होता है, आपने सही कहा। वो राजस्थान में पढ़ना शुरू होते हैं, वो गुजरात तक चलता है। हैं और पोरबंदर में वो अपनी पाणिनि की अष्टाध्यायी पूरी ख़त्म Yes, करते हैं। yes, yes. और वहाँ पर व्हाट आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग, हम लोग सोचते हैं ना कि वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स कैसे Yes. चले गए। एक बचपन में या सबने सुना होगा, एक बटरफ्लाई इफेक्ट होता है। हाँ, जिस चीज़ को होना होता है उसके रास्ते अपने आप निकल आते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है मेंशन करना कि जो उनको पंडित पांडुरंगा जी मिलते हैं, yes. जो कि वैसे तो एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपॉइंटेड, बट बहुत लिटरेरी आदमी भी हैं, और वो उनको पोरबंदर में मिलते हैं। एंड ही हैज़ अ बिग लाइब्रेरी जहाँ पर स्वामी जी जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। एंड शायद पांडुरंगा जी को एक आइडिया लगता है, उनको लगता है कि वाह, मतलब ये आदमी कुछ अलग है, मतलब इनकी नॉलेज, इनकी डेप्थ, इनकी विथ ऑफ नॉलेज इज़ ह्यूज। और वो स्वामी जी से कहते हैं कि भाई स्वामी जी, आप समझ लीजिए, जब तक आप, जैसा इंडिया का चलता है यहाँ पर, कि जब तक आप आपको बाहर जाके वेस्ट में ही जो है लोग जो है समझ पाएंगे आपकी कीमत और आपका मूल्य और आपकी नॉलेज और आप जो बोल रहे हैं, इंडिया में नहीं कोई समझ पाएगा। आप पहले वेस्ट जाइए, वहाँ जा कर के जो है इस इंडियन थॉट को आर्टिकुलेट करिए। और जैसे इंडियन से एक बार वेस्ट को, क्योंकि उस बात की जो है एक वैल्यू होगी, और तब जा कर के यू विल मेक सेंस इन इंडिया। सो लिटरली वो स्वामी जी को ये बात बोलते हैं। एंड कहीं ना कहीं उसी दौरान स्वामी जी को वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स के बारे में भी पहली बार उनको पता चलता जानकारी है। होती है। और यही सारा ट्रेवल्स था, गुजरात में बड़ा वो डीपली गए, हमको पता है। और उसके बाद वो खांडवा को टच करते हैं बस मध्य प्रदेश में, और उसके बाद वो महाराष्ट्र एंटर होते हैं। मैसूर के राजा से वो मिलते हैं, जिनके बारे में हमें पता है कि बाद में वो स्वामी जी जब शिकागो जाते हैं तो वो पैसे का भी कंट्रीब्यूट करते हैं। रामनाथ के राजा से वो मिलते हैं। महाराष्ट्र में एक छोटी सी घटना होती है, क्या वो बाल गंगाधर तिलक जी से एक ट्रेन में उनकी मुलाकात होती है। लेकिन आपने सही कहा कि अभी तक क्योंकि वो प्रचलित नहीं है, तो बाल गंगाधर तिलक जी भी अपने रेमिसेंस में बाद में लिखते हैं कि अभी तक मुझे बहुत, वो उनके घर में भी रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे लगा नहीं कि ये कोई बहुत बड़ा फिगर है या ऐसा करते हुए। बाद में जब न्यूज़पेपर में पढ़ा शिकागो इवेंट के बाद, तो लगा अरे यार, ये व्यक्ति मेरे पास भी रहा था। और फिर वो उनसे मिलने भी जाते हैं बेलूर। और इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद कर्नाटक के बाद केरल एंटर होते हैं, और उसके बाद कन्याकुमारी पहुंचते हैं, तमिलनाडु का पूरा भ्रमण करते हुए। अच्छा, ये सारा जो भ्रमण था, ये अधिकतर पैर पैर हुआ था, कहीं कहीं घोड़ा गाड़ी, और रेल नेटवर्क्स, रेल खुद ही आप जानते हैं क्या 1853 के लगभग ही भारत में शुरू हुई थी। बहुत कम उस समय रेलवे के नेटवर्क्स थे, बहुत कम रूट्स थे। तो ये ज़्यादातर पैर पैर जो उन्होंने भारत को देखा, गरीब के घर भी रहे, राजा के घर भी रहे, हर प्रकार के व्यक्ति के साथ जब वो रहे, तो वो भारत को ज़्यादा समझ पाए। और पूरे भारत को 5 वर्ष, भगिनी निवेदिता कहती हैं, अपनी हथेली में रखकर स्वामी विवेकानंद, उसके बाद जब वो कन्याकुमारी पहुंचते हैं तो कन्याकुमारी में ध्यान करते हैं। और वो ध्यान बहुत महान हो गया। देखिए, ध्यान बहुत सारे लोग करते हैं, आंखें बहुत सारे लोग बंद करते हैं, लेकिन वो व्यक्तिगत साधना के लिए करते हैं। ये ध्यान विशेष इसलिए हो गया 25, 26, 27 ऑफ दिसंबर 1892, 25, 26, 27 दिसंबर 1892 को, जो आज के विवेकानंद रॉक मेमोरियल पे और उस समय के रॉक के ऊपर जो स्वामी जी ने ध्यान किया, वो ध्यान इसलिए विशेष हो गया क्योंकि वो व्यक्तिगत ध्यान नहीं था, वो भारत के भूत, वर्तमान और भविष्य, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के ऊपर था। क्या इतना गौरवशाली भारत जो स्वामी जी पढ़ रहे थे, समझ रहे थे इतिहास में, संस्कृति में, और जब उन्होंने देखा क्या 10-20 लाख से ज़्यादा ब्रिटिशर्स भारत में नहीं हैं और 30 करोड़ भारतीयों के ऊपर राज कर रहे हैं, ये उनको एक बड़ा शौक के तौर पर आया। और अब भारत को मैं वापस कैसे खड़ा करूं, ये चिंतन उनके मन में शुरू हो गया एकदम। और उसमें अगर आप पढ़ें कि उन्होंने प्रॉब्लम क्या आइडेंटिफाई करी, और आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि व्यक्तिगत ध्यान नहीं था वो ध्यान, वो मेडिटेशन, वो साधना भारतवर्ष के पुनर्निर्माण की थी, नेशनल रीजेनरेशन की थी। और जब वो देखते हैं कि भाई हम लोग की क्या ज्ञान परंपरा रही है, क्या रहा है भारतवर्ष, और आज किस हालत में है, तो उसकी जो वो रूट कॉज एनालिसिस जब वो करते हैं, ही इज़ अ लॉजिकल, वी नो ही इज़ अ लॉजिकल रैशनल इंक्वायरी, सो कॉल्ड, जो हम अपने मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में कहेंगे वेरी साइंटिफिक
पर्सन. तो ही सेज कि मुझे लगता है कि द मेन रीज़न वाई पीपल आर लिविंग लाइक ब्रूट्स इज़ बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस. एंड इग्नोरेंस क्या कि हम लोग अपनी नेशनल, अपनी पर्सनल आइडेंटिटी, हम कौन हैं, व्हाट डू वी स्टैंड फॉर, ये भूल चुके हैं. एंड द मोमेंट हम नॉलेज से इल्यूमिनेट कर पाए हर भारतीय को, दैट इन इटसेल्फ विल लीड टू नेशनल रीजनरेशन ऑफ इंडिया. एंड यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है ये बात कि नॉलेज को, विजडम को और एक इग्नोरेंस को हटा करके प्रकाश लाने का जो पूरा उन्होंने तय किया, काम शुरू किया. और कहीं ना कहीं जो उनका पूरा मिशन भी था टू गो टू द वेस्ट, कि वो भारतीय परंपरा को दुनिया के सामने रख पाए, कहीं ना कहीं वो कन्विक्शन भी उस रॉक में, उसी कालखंड में उनको आ रही थी. उसी कालखंड में Yes, शुरू yes, होता है. yes, yes. और फिर जर्नी शुरू होती है उनकी शिकागो की. और खेतड़ी के राजा राजा अजीत सिंह, मैसूर के राजा, रामनाथ के राजा, और सबसे इम्पोर्टेंट जो एक नाम बहुत कम लोग जानते होंगे, अलासिंगा पेरुमल, जो उनके शिष्य रहे. इन सब ने, जो अलासिंगा पेरुमल ने तो एक टीम बना के घर घर जाके पैसे इकट्ठे करे, उनको कन्विक्शन दी कि स्वामी जी आपको जाना है. राजाओं का सपोर्ट रहा, 3 राजाओं का जिनका मैंने आपको नाम बताया. इन सब के सपोर्ट के साथ, और जो आपने बात कही कि अब पश्चिम के सामने जो भारतीय दर्शन है, ये पश्चिम को बिल्कुल ऐसा देंगे कि अब पश्चिम खुद भारत के चरणों में आ जाएगा. और अब स्वामी विवेकानंद 31 में 1893 को, उस समय के बॉम्बे, आज के मुंबई से एक स्टीमर लेते हुए अपनी पश्चिम की प्रथम यात्रा के लिए निकल जाते हैं. और हम देखते हैं वो कोलंबो होते हुए फिर चाइना, जापान, कनाडा के रूट से वो शिकागो पहुंचते हैं. अच्छा, इतना जल्दी नहीं पहुंचते जितना जल्दी मैंने बता दिया. ये 2 महीने का समय लग जाता है. तो स्वामी विवेकानंद लगभग आप समझिए 30 जुलाई के पास, 31 मई को वो गए, पूरा जून चला गया. जून के महीने में अभी हम बैठे हैं, जो टाइम चल रहा है, जुलाई एंड में वो पहुंचते हैं. और तब उनको ये पता लगता है, पहली जो उनको इन्फॉर्मेशन पता लगती है. लेकिन इस 2 महीने के बीच में भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है. यस, जो कि मतलब मुझे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी. और जितने साइंस के स्टूडेंट्स ये कॉन्वर्सेशन सुन रहे हैं, उनके लिए बड़ी जानकारी इम्पॉर्टेंट है कि स्वामी जी जब इस स्टीमर में होते हैं तो उनको मिलते हैं जमशेदजी टाटा, यू नो द मैन बिहाइंड द टाटा ग्रुप, द इंसेप्शन ऑफ टाटा ग्रुप इन इंडिया. एंड वो उनको मिलते हैं और उनका एक्सचेंज है, डॉक्यूमेंटेड एक्सचेंज है. एक ऐसा सो कॉल्ड, जिसको हम कहेंगे कि सन्यासी आदमी है, और वो जा कर के जमशेद जी उनसे बात करते हैं. तो स्वामी जी जमशेद जी को बताते हैं कि भाई ये जो रॉ मटेरियल की आवाजाही आप लोग करते हैं ये तो ठीक है, अब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने का आप सोचो. आज हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं 2025 में कि उसको कैसे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया जाए. स्वामी जी का साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, टेक्निकल पर्सपेक्टिव क्या रहा होगा कि वो जमशेद जी टाटा को समझा रहे हैं कि आप मैन्युफैक्चरिंग को पर फोकस करिए, यहाँ पर सेटअप करिए, और साइंस की एजुकेशन को कैसे बढ़ाया जाए इंडिया में. दिस इज़ द काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन विवेकानंद इज़ हैविंग विद जमशेद जी टाटा. एंड एक बार मैंने देखा था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की बैंगलोर, विच यू नो इज़ द मोस्ट प्रीमियर एंड प्रोबेबली वन ऑफ द ओल्डेस्ट साइंस इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया. उसकी भी आप कभी अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो आपको हिस्ट्री मिलेगी इन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ IISc, कि कैसे जब जमशेद जी टाटा ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इसकी परिकल्पना करी होगी तो वो पहले चिट्ठी लिखते हैं स्वामी जी को. वो हाथ से लिखी हुई चिट्ठी है उसके अंदर. हाँ, और IISc की वेबसाइट पे उसका वो फोटो भी है, वेयर इट्स अ हैंड रिटन लेटर फ्रॉम टाटा टू स्वामी विवेकानंद कि I cannot think of a better man, a better general, he uses the word general, a better general than you to lead the cause of science and asceticism and you know blend spirituality and science in India. So ये ऐसे थे स्वामी विवेकानंद. एंड आई थिंक ये मल्टी फैसेटेड एस्पेक्ट उनका जानना बहुत ही ज़रूरी है कि जिन स्वामी विवेकानंद ने स्पिरिचुअलिटी का पूरा रीजेनरेशन, नेशनल अवेकनिंग की, वो कहीं ना कहीं इंडिया में जो सबसे पहला साइंस इंस्टीट्यूशन बना उसके भी कहीं ना कहीं जो है जनक थे.
और ये बात प्रूव भी करती है कि कुछ कार्य स्वामी विवेकानंद ने अपने हाथ से करे, कुछ अपने हाथों से पकड़ के करवाए, कुछ उनके इन्फ्लुएंस से ही हो गए। एकदम कुछ किस्से कहानियां मिले कुछ लोगों से, उनको इतनी प्रेरणा मिल गई कि वो इस कार्य में लग गए। और फिर जब और जापान के में, जैसे आपने कहा कि जापान में उनसे मुलाकात हुई, स्टीमर में वो साथ जा रहे थे, और फिर जब वो अमेरिका पहुंचते हैं, और उस समय का अमेरिका, आज का अमेरिका और उस समय के अमेरिका में भी बहुत फ़र्क है, लेकिन उतना नहीं आजकल। इस समय नहीं कहेंगे। तो जो उनकी अमेरिका की जर्नी है, इस पे मैं ये बात कहना चाहूँगी। जब मैं विवेकानंद केंद्र से जुड़ी और सबको पता था कि शिकागो की स्पीच, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स, और जब मैंने स्वामी जी के बारे में पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि वो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स गए, इतने सारे लोगों ने कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट किया, वो पहुँच गए। तो एक दिमाग में क्या होता है कि बड़ा ही वाइड रिसेप्शन होगा, 4 लोग माला लेकर के खड़े होंगे, आइए। एंड जो मैंने पढ़ा कि रियलिटी क्या थी, और दैट वाज नॉट द एंड ऑफ द जर्नी, दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी। कि वो यूएस पहुंचते हैं एंड आपको लगेगा, एक दर्शक को, एक रीडर को लगेगा कि अच्छा अब तो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स के लिए लोगों ने उनको वो कर दिया, कहीं ना कहीं से डोनेशन हो गया, वो शिप्स का टिकट लेके पहुंच भी गए, तो अब सीधे वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स शुरू हो जाएगा। लेकिन वर्ल्ड अमेरिका में लैंड करने से ले करके माय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका से बीच की क्या जर्नी है, ये ज़रा बहुत ज़रूरी है सबको जानना। देखिए, मैच प्रैक्टिस स्वामी जी ने भारत में कर ली थी, और मुख्य मैच ही अब अमेरिका में होने वाला था। भारत में जो उन्होंने कष्ट सहे, जगह जगह पानी बदल रहा था, जलवायु परिवर्तन हो रहा था, उसका एक्सट्रीमिटी स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में देखा। क्योंकि अमेरिका में जितनी ठंड पड़ती है, भारत के शायद ही किसी भाग में पड़ती है, और कुछ प्रांत अमेरिका के बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं। स्वामी विवेकानंद एक जगह लिखते हैं, क्या हमारे यहाँ जैसी सर्दी है वैसी तो वहाँ पर गर्मी है, और -30 डिग्री तक वो वहाँ पर रहे। एक तरफ उनको पता लगता है कि वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन्स में पार्टिसिपेट करने के लिए मैं उत्साह से आ तो गया, लोगों ने मुझे भेज तो दिया, लेकिन वहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए मुझे किसी ना किसी पंथ का, किसी ना किसी बड़ी संस्था का रिप्रेजेंटेटिव होना पड़ेगा। दूसरा, अब स्वामी विवेकानंद को पता लग रहा है कि यहाँ पर उनको एक रंग भेद का भी सामना करना पड़ेगा, जो भारत में उनको कभी सामना नहीं करना पड़ा। तो वहाँ पर स्वाभाविक है, क्या ब्लैक और वाइट का एक मूवमेंट आज तक चल रहा है, वो उस समय पीक पे था। हाँ, और उनको ये भी पता चलता है कि वो शायद जल्दी आ गए हैं, और पार्लियामेंट भी बहुत, और वो अंतराल के लिए सस्टेन करने के लिए उनके पास कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी नहीं है। तो स्वामी विवेकानंद को ये जानकारी भी नहीं था क्या वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन्स लगभग 2 महीने बाद होने वाला है, और ये 2 महीने का जो समय है, ये बड़ा उनके लिए मुश्किल रहा। एक तरफ उनको रंग भेद का सामना करना पड़ रहा है, दूसरा उस समय की एक्सट्रीम ठंड का सामना करना पड़ रहा है, तीसरा उनके पैसे लगभग समाप्त हो गए हैं। और एक और चीज़ जो हमें इस समय समझनी पड़ेगी, क्या स्वामी विवेकानंद को कोई धक्के मार रहा था तो कोई कहता था यू ब्लैक, और उनको ट्रेन से भी कभी धक्के लगे, कभी कहीं वो भोजन करने जाते थे, उनको भोजन नहीं दिया जाता था। और एक अमेरिका में विशेषता थी, क्या लोग ओपन में नहीं सो सकते थे, तो स्वामी विवेकानंद को ये भी डर था, अगर मैं बाहर सोऊंगा तो कहीं मुझे पुलिस नहीं उठा के ले जाएगी। कभी वो डब्बे में सो रहे थे, कभी वो पेड़ के नीचे छुप रहे थे। तो ये बहुत ही एक ऐसा कालखंड था जब उन्होंने उनकी जो आशाएं थी, वो लगभग बीच में निराशा के तौर पर भी तब्दील हो रही थी। और यहाँ से फिर कुछ उनको एक कहते हैं क्या, बादलों के बीच से एक किरण दिख रही थी, और वो थी लेडी सैनबर्न, द हार्वर्ड कनेक्शन। लेडी सैनबर्न उनको मिलती हैं जब वो अमेरिका स्टीमर से आ रहे थे, और वो कहती हैं कि स्वामी जी, अगर आपको, वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखती है, बहुत कम लोगों को जानकारी होगी उनकी ऑटोबायोग्राफी के बारे में, वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखती हैं कि एक स्वामी मुझे मिले थे और उनको मैं बता देती हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरी जगह पे आना। वो बॉस्टन में रहते थे। वो पूरा डिस्क्रिप्शन देती हैं कि मतलब पूरा रेड रोब पहने हुए, बड़े से जूते पहने हुए, येलो टर्बन पहने हुए मुझे एक आदमी मिलता है ट्रेन में, और वो मुझसे भी अच्छी इंग्लिश जानता है, और बाइबल, और बाइबल भी जानता है, और अपना इंडियन ट्रेडिशनल विजडम जो है पूरा वो भी मुझे बता रहा है। ऐसे आदमी से मैं कभी मिली नहीं हूँ। एंड वो उनको कहती हैं कि वो उनकी स्थिति समझती, वो उनको बताते भी हो,
आई एम श्योर बताया ही होगा कि वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स के लिए वो आए Participate करने के लिए हैं, आए। पार्टिसिपेट करने के लिए आए। एंड देन शी रिफर्स हिम टू जॉन राइट, Yes. जो कि ग्रीक के प्रोफेसर हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, और लेडी सैनबर्न स्वामी जी को कहती हैं कि आप बॉस्टन आइए Yes. एंड बॉस्टन आ करके यू मीट विद माई सम ऑफ द नेटवर्क दैट आई हैव, क्योंकि वो समझ जाती है, वो हीरे को कहीं ना कहीं परख लेती हैं, और फिर उसके बाद वो कहती हैं और कि आप जाके इन प्रोफेसर से मिलिएगा। एंड वहाँ से एक हार्वर्ड की एक ऐसी कनेक्शन जो कि मतलब मेरे लिए इट्स बिन अ लिटिल पर्सनल ऑल्सो, क्योंकि जब क्योंकि ये कनेक्शन मुझे सच में पता नहीं था, शिकागो कनेक्शन पता था। और इनफैक्ट जब विवेकानंद केंद्र में पहली बार हम लोगों ने कैंप किया था, तो मुझे याद है कि तब ये पहली बार हार्वर्ड कनेक्शन के बारे में मैंने पढ़ा। मैंने कहा हार्वर्ड, मैंने कहा स्वामी विवेकानंद एंड हार्वर्ड, लाइक वाज दैट इवन अ थिंग? एंड तब मुझे पता चला कि जो ये लेडी सैनबर्न जो रेफ़र करती हैं जॉन राइट, जो कि ग्रीक के प्रोफेसर निकलते हैं हार्वर्ड के, वहाँ पर जाते हैं स्वामी जी। जब स्वामी जी की नॉलेज, उनकी पूरा इंटेलेक्ट, उनकी बातें सुन कर के जब समझ में आता है सारे प्रोफेसर्स को कि यहाँ पर ये कौन आदमी आ गया हमारे सामने, और तब ये बात होती है कि रेफरेंस कहाँ से दें, क्योंकि कोई इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस नहीं था स्वामी जी के पास। तो जॉन राइट स्वामी जी से कहते हैं कि आपको रेफरेंस देना तो ऐसे हुआ जैसे सूरज को दिया दिखाने जैसा। और कहानी यहाँ ही नहीं ख़त्म होती। इनफैक्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिसर्च एंड द बुक आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड टू रीड कि, क्योंकि मैं हार्वर्ड में रही हूँ, मैं हार्वर्ड डिविनिटी स्कूल गई हूँ एंड ग्रेजुएट स्कूल गई, तो आई रियलाइज देयर वर सो मेनी लेक्चर्स ऑन वेदांत दैट ही गेव विद इन द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। इनफैक्ट एक हार्वर्ड क्रिम्जन करके एक समझ लीजिए मैगजीन कम जर्नल निकलता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल। We could trace the original Harvard Crimson that captured स्वामी विवेकानंद लेक्चर जो उन्होंने दिए होंगे जब वो तब बॉस्टन गए होंगे, तब हार्वर्ड गए होंगे। एंड बात सिर्फ यही नहीं ख़त्म होती है, रिकॉर्ड्स ये भी हैं दैट स्वामी विवेकानंद इज़ ऑल्सो ऑफर्ड to be the chair of Oriental philosophy, and of course which he rejects. Later on he is also offered to be a chair at Columbia University. और वो स्वामी विवेकानंद जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का चेयर प्रोफेसरशिप को छोड़ करके, उसको कुछ भी ना समझ करके, लेकिन वहाँ पर वेदांत का पूरा एक अपना पर्ल छोड़ते हुए फिर आगे वापस शिकागो आते हैं। सो आई थिंक दैट सेज अ लॉट, एंड आई थिंक फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग, we realize how, what kind of person, he's more than a person, what kind of a phenomenon we are talking about, जो कहाँ तो इंडिया में पहले साइंटिफिक इंस्टीट्यूट की स्थापना में उनका हाथ है, और वहीं सबसे आज भी विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में भी उनको जो है चेयर प्रोफेसरशिप दी जा रही है। वहाँ के प्रोफेसर के रेफरेंस से फिर वो वर्ल्ड पार्लियामेंट पहुँचते हैं वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स। जॉन हेनरी राइट के एक मित्र रहे जो वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन्स का जो रिलीजियस सेगमेंट था, वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन्स, जो जॉन हेनरी राइट के जो मित्र थे बैरोज को जॉन हेनरी राइट अपने हाथ से पत्र लिखते हैं, जो आपने बताया, क्या ये जिस व्यक्ति को मैं भेज रहा हूँ, तुम्हारे जितने सारे प्रोफेसर हैं उन सबका दिमाग एक कर लो और इन स्वामी विवेकानंद का दिमाग एक कर लो, वो बराबर है। और वो अपने हाथ से पत्र लिखते हैं, क्या इनको वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में बोलने का मौका मिलना चाहिए। और अब फिर स्वामी विवेकानंद वहाँ से शिकागो पहुँचते हैं। शिकागो पहुँचते हैं तो उनके हाथ में जो पर्ची होती है, जो पता होता है, वो गुम हो जाता है, और इसी कारण उनको रात को फिर से एक डब्बे में सोना होता है। मतलब भारत जिस एक 19th सेंचुरी की विश्व की सबसे बड़ी घटना अगले दिन होने वाली होती है, उस घटना को क्रियान्वयन करने वाले विश्व विजयी विवेकानंद एक दिन पहले डब्बे में सोते हैं, क्योंकि बाहर सोएंगे तो पुलिस उठा ले जाएगी, उस डर के कारण स्वामी विवेकानंद एक डब्बे में सोते हैं। सुबह वो उठते हैं। ये कितना बड़ा मतलब लर्निंग है हम सबके लिए। हम लोग हर दिन सोचते ना ये मेरे साथ ही बुरा हो रहा है, मैं ही टारगेट हूँ, मेरी ही लाइफ में इतनी स्ट्रगल है, मेरे ही कुछ तारे सितारे खराब है। बट मतलब स्वामी जी की लाइफ is a journey of overcoming so many struggles and not losing the conviction and faith in what you are there to act upon. And ये बहुत बहुत बड़ी learning है जो इनकी पूरी US की भी journey है, ये कि हर पल पल में everything that you can think could go wrong went wrong in his life, and then the
fateful day comes, September 11th. 11 सितंबर 1893, मतलब हम कह सकते हैं कि सोया हुआ भारत उस दिन खड़ा हो गया स्वामी विवेकानंद के मात्र 5 शब्दों से। और वो 5 शब्द ऐसे लोगों के बीच में बोले थे जहां पूरे संपूर्ण विश्व से आए हुए 7,000 लोग थे। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, हर पंथ से, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी में भी हम देखेंगे, चाहे वो प्रोटेस्टेंट हो, चाहे कैथोलिक हो, चाहे कन्फ्यूजनिज्म हो, चाहे जुडाइज्म हो, सबके हर पंथ के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर थे। और वहाँ पर स्वामी विवेकानंद अपने बाद में एक पत्र जो 2 नवंबर 1893 को वो अपने शिष्य श्याला सिंह पेरुमल को लिखते हैं, उस पत्र में वो लिखते हैं क्या मैं डर रहा था और बार बार नाम बोला जा रहा था विवेकानंद विवेकानंद, और माता सरस्वती का आशीर्वाद लेके जब मैं स्टेज पर चढ़ता हूँ और मात्र मेरे 5 शब्द माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका मैं बोलता हूँ, तो सामने बैठे हुए 7,000 लोग लगभग 2.5 मिनट तक तालियां बजाते हैं। और वो नरेंद्रनाथ दत्त, जो विवेकानंद जिसको कोई पूछ नहीं रहा था, वो ऑल टुगेदर अमेरिका में ही नहीं संपूर्ण विश्व भर में एक सेलिब्रिटी बन जाता है। अमेरिका के एक एक प्रांत में स्वामी विवेकानंद के होर्डिंग लग जाते हैं, बड़े बड़े न्यूज़पेपर में हेडिंग्स आती हैं, अ हिंदू मॉन्क विद ब्राइट आइज, रम्बलिंग वॉइस, मस्कुलिन बॉडी एंड अ परफेक्ट इंग्लिश। भाई जिस स्वामी विवेकानंद को भारत में 43 नंबर मिले थे इंग्लिश में, अब वेस्ट उनको कह रहा है परफेक्ट इंग्लिश। एकदम। एंड कितने सारे अकाउंट्स हैं कि कैसे ओवरनाइट जितने अमेरिकन न्यूज़पेपर्स हैं, दे अनाउंस द अराइवल ऑफ स्वामी विवेकानंद, एंड इट कहते हैं ना, व्यक्तिगत से भी उठ करके इट बिकेम द एडवेंट ऑफ इंडियन थॉट, नॉट जस्ट इन द वेस्ट, क्योंकि ये तो है ही कि वेस्ट में जो एक बार इस्टेब्लिश और लेजिटिमाइज हो जाता है, फिर इंडियंस भी उसको जो है समझने लगते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो इतने सालों का जो हमारा स्पिरिचुअल विजडम था, उसको आप मॉडर्न आर्ट कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकुलेट कर पाना एक इतनी बड़ी ताकत थी कि कहीं ना कहीं मॉडर्न एरा में मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल वेदांत पे उन्होंने कितने लेक्चर्स दिए हैं। 4 लेक्चर्स दिए। हाँ, कि वो स्पिरिचुअलिटी का कोई मतलब नहीं है जो सिर्फ थ्योरी हो, जो जी ना जा सके, जो जिसका आप अनुभव ना कर सके। सो इन दैट सेंस आई फील कि स्वामी विवेकानंद डेफिनेटली इंट्रोड्यूस्ड इंडियन एंड रीइंट्रोड्यूस्ड इंडियन विजडम टू द मॉडर्न एरा, एंड पश्चिम के सामने मेरे हिसाब से ये भारत का पहला इतना बड़ा उद्घोष था। एकदम था। क्या भारतीय कोई गया और इतने प्रखरता से बोल रहा है? भारत गुलाम है, भारत में अभी कुछ चेंज नहीं हुआ, भारत गुलाम है, लेकिन इतने बड़े उद्घोष ने पश्चिम जैसे भारत को देख रहा था, उसकी नज़रें बिल्कुल परिवर्तित हो गई कि यार ऐसा भी भारत है, हमने नहीं सुना। दिनकर बड़ा सुंदर लिखते हैं अपनी पुस्तक में कि स्वामी विवेकानंद का जो ये पश्चिम का पहला प्रवास रहा 3.5 वर्षों का, भारत का इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार 3.5 वर्षों में शायद कभी नहीं हुआ। तो पश्चिम के सामने एकदम से ये अलग एक आउटकम था कि यार ये क्या था। अच्छा, इससे इम्पैक्ट क्या हुआ? एक तो इम्पैक्ट हुआ क्या, स्वामी विवेकानंद एक सेलिब्रिटी बन गए जो उनको बनना नहीं था, उनको ये चकाचौंध से बहुत प्रेम नहीं था। दूसरा, जो मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरीज भारत में जा रही थी, उनका जो फंड था वो लगभग आधा हो गया। वो उस समय के रिकॉर्ड्स भी बताते हैं। सिस्टर क्रिस्टीन जो बड़ा सुंदर लिखती है उनके इम्पैक्ट को, दैट मिलियनियर्स एंड बिलियनियर्स वर हैप्पी टू सिट ऑन हिज फीट्स ओनली टू लर्न श्रीमद् भगवत गीता, उपनिषद एंड वेदांत। एकदम। और उसमें जॉन रॉकफेलर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड। उस समय के बिल गेट्स, एलन मास्क, उस जमाने के सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट, एंड जॉन रॉकफेलर का भी जो इंटरेक्शन स्वामी जी से है, और मतलब आज के एलन मास्क और बिल गेट्स जो उस समय जॉन रॉकफेलर थे, और स्वामी विवेकानंद रॉकफेलर के एक मित्र के घर रुके हुए थे, और बार बार उनके जो मित्र थे वो कहते थे रॉकफेलर को जाओ और स्वामी जी से मिलो। और एक दिन वो अचानक पहुंच जाते हैं रॉकफेलर, और स्वामी जी अपना काम कर रहे होते हैं, कुछ लिख रहे पढ़ रहे होते हैं, स्वामी जी उनको ध्यान नहीं देते हैं। तो रॉकफेलर को लगता है यार ये कैसा व्यक्ति है जो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा, मुझे भाव नहीं दे रहा। और वो कुछ ऐसा खुसफुसा के फिर वो अपने मतलब वो दिखाता है कि मैं कितना बड़ा व्यक्ति हूँ। लेकिन स्वामी विवेकानंद उस समय इस मतलब ऐसा परिप्रेक्ष्य रखते हैं, क्या कंट्रीब्यूट क्या किया है, तुम हो क्या वो सब ठीक है, कंट्रीब्यूट क्या किया है, इस सोसाइटी समाज के लिए कंट्रीब्यूट क्या किया है, क्योंकि उनका तो एसेंस वही था, शिव भावे जीव सेवा, वर्शिप द ह्यूमन एज शिव
तो तब वो रॉकफेलर चिढ़ के वापस चले जाते हैं। अगली बार वो एक बहुत बड़ा डोनेशन करते हैं और फिर वो न्यूज़पेपर की कटिंग लेके आते हैं और वो स्वामी जी को दिखाते हैं कि भाई मैंने देखिए कितनी बड़ी डोनेशन करी, तो और भाई इससे मैंने कितना बड़ा काम कर दिया और आपको अब मेरे को बहुत धन्यवाद और मेरे प्रति बड़ा कृतार्थ होना पड़ेगा। क्या नहीं भाई, आपने तो बहुत महान काम करा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं क्या तुम्हें मुझे धन्यवाद करना चाहिए, क्या मैंने तुम्हें ऐसा मौका दिलवाया, क्या तुम इस मानवता के लिए कुछ कर सको। तो ये भी उनके पास इम्पैक्ट रहा। फिर चाहे वो निकोला टेस्ला हों, ऐसे बड़े बड़े लोग उनसे मिलते थे। अच्छा, निकोला टेस्ला जो उस समय अपनी लैब से बाहर नहीं निकलते थे, पूरा आपको कॉन्टेक्स्ट पढ़ना है, आप निकोला टेस्ला society.com पर जाके हमारे व्यूवर्स पढ़ सकते हैं। और वो कॉन्टेक्स्ट ऐसा था कि निकोला टेस्ला जो कभी भी अपनी लैब से बाहर नहीं निकलते थे, उस समय के बड़े इन्वेंटर, बड़े साइंटिस्ट जो कि उनके पास बिल्कुल समय नहीं था, स्वामी विवेकानंद के लेक्चर्स अटेंड करने के लिए वो अपनी लैब से जाते थे, वेदांत के लेक्चर्स पढ़ते थे और उनको अलग अलग जगह मेंशन भी करते थे। And it is a very interesting insight to read the letter exchange between Nikola Tesla and Swami Vivekanand. They are almost talking about E is equal to mc square. Yes. They are talking about matter, they are talking about spirit. Energy. They're talking about how matter and energy. So for all physics students out there, go ahead and read the kind of exchanges. And in fact, अकाउंट से पाया जाता है कि निकोल टेस्ला पर और उनकी साइंस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा ऑफ द knowledge of Vedant. Yes. And definitely Swami Vivekanand has played a big role in that, and of course Nikola Tesla went on to do very many big inventions in that space. इसमें भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये हम नहीं कह रहे, ये teslasociety.com के ऊपर पेपर है, ये हमारा कोई फाइंडिंग नहीं है। teslasociety.com पे जब आपको मिलता है क्या वहाँ की रिसर्च बताती है कि क्या उनका मुलाकात हुआ था, कहाँ उनका क्या इनके इन्फ्लुएंस रहा, वो बड़ा इम्पोर्टेंट। Put it in the chat box. I think Tesla Society वाला it is worth reading and being inspired and being proud कि क्या उनका एक इतने बड़े साइंटिस्ट, इतने बड़े इनोवेटर्स है स्वामी विवेकानंद का, उन पर क्या निकोल टेस्ला पर इम्पैक्ट हो सकता है। दैट्स जस्ट it's a delight to know more and more about it. In fact, then Swamiji goes on to establish the Vedanta Society of New York back then. And another important mention we should make is कि हेराल्ड में या कहाँ पर एक शॉर्ट हैंड राइटर के लिए एक वो निकाला जाता है विज्ञापन, और उसमें जोशुआ गोल्डविन का वो अप्लाई करते हैं। वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन्स में स्वामी जी ने 6 लेक्चर्स दिए, वो तो हमें मिल जाते हैं। उसके बाद स्वामी जी बाकी अलग अलग जगह भी लेक्चर्स देते हैं, एक बुक भी लिखते हैं जिसका वर्णन हम लोग करेंगे। लेकिन बुक से पहले स्वामी विवेकानंद जब लेक्चर्स देते हैं तो उनके जो अनुयायी बहुत सारे बन जाते हैं, वो सोचते हैं कि यार डॉक्यूमेंटेशन कराएं। हाँ, और स्वामी विवेकानंद का जो बोलने का स्पीड था, जो प्रभाव था, उसको कोई डॉक्यूमेंट कर नहीं पा रहा था। तो फिर जैसे आपने कहा कुछ न्यूज़पेपर्स में उसका एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है। यस, और वहाँ से गुडविन का एंट्री होता है उनके जीवन में। 25 when he meets स्वामी जी, बहुत ही यंग। And I think they people like Goodwin are also the kind of unsung heroes. हाँ, हम स्वामी जी को उनकी ज्ञान परंपरा को, उनके विजडम को जानते हैं क्योंकि उसमें बहुत बड़ा हाथ जो है गुडविन के डॉक्यूमेंटेशन का भी रहा है। एंड इनफैक्ट देन ही कम्स टू इंडिया ऑल्सो विद स्वामी जी, और वो उनका पूरा डिसाइपल बन जाता है। आई थिंक ही राइट्स अ लेटर टू हिज सिस्टर सेइंग कि मिसेस बुल, हाँ, ही इज लाइक, आई नो यू वोंट बी वेरी सरप्राइज्ड व्हेन आई टेल यू दैट he when I am with him it makes me feel like he is my Christ. So ऐसे ये इम्पैक्ट उनका जो है व्यक्तिगत रहा। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद अब ऐसा नहीं था कि वो वेस्ट गए और फिर इंडिया के बारे में, आजकल तो किसी को अमेरिका जाने का मौका मिलता है तो फिर वापस लौट करके नहीं आता है। हाँ, वो भी वो जो सेलिब्रिटी बन गए, जिनको हाथों हाथ लोग अपने घर में रुका रहे, टिका रहे, प्रोफेसरशिप दे रहे, आप सोसाइटीज़ इस्टेब्लिश करें, बट वहाँ भी वो चिट्ठी लिखते हैं अपने गुरु भाई को हाँ, कि भारत में कार्य तुम करते रहो, रुको मत। और इसी कालखंड में स्वामी जी एक अपनी मतलब बहुत सारी बातें इसी एक बात में क्लियर हो जाएंगी। स्वामी जी ने एक ही पुस्तक लिखी है अपने हाथ से, वो है राजयोग। हम बहुत बार देखते हैं हमने स्वामी जी को पढ़ा, भाई स्वामी जी ने एक ही बुक लिखी है, वो है राजयोग, और स्वामी जी के कंप्लीट वर्क्स वो उनका प्राइमरी सोर्स है। तो स्वामी विवेकानंद को वहाँ पर अष्टांग योग रिप्रेजेंट करना होता है,
और स्वामी जी इसलिए राजयोग लिखना शुरू करते हैं। अष्टांग योग जिसके 8 भाग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, और राजयोग भी वही है। क्या पहले वो अष्टांग योग के बारे में बताते हैं और फिर ऋषि पतंजलि जी के जो सूत्र हैं उनके बारे में वो उसका वर्णन करते हैं। और राजयोग के बारे में जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो उसकी एक अंडरलाइंग थीम है जो स्वामी जी उसमें आर्टिकुलेट कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि बिफोर यू सेट आउट टू कंट्रोल द वर्ल्ड, यस, you have to first learn the power of concentration and start with an inward journey। वो ये कहते हैं कि जैसे हम मटेरियल साइंस के थ्रू या एक्सटर्नल वर्ल्ड को एक बड़े साइंटिफिक इंक्वायरी की तरह हम सोचते हैं ना कि हर चीज़ एक साइंटिफिक इंक्वायरी की तरह से पढ़ी जा सकती है, समझी जा सकती है, तो वो राजयोग कहते हैं इज़ नथिंग बट अ सिस्टमैटिक साइंटिफिक इंक्वायरी ऑफ द माइंड। हाउ कैन यू सिस्टमैटिकली study your mind, train your mind with the power of concentration, and how this control on your own self and on your own inner self and on your own inner instincts, senses, how this can completely transform first your inner life and then the world around. So that I think is probably a very एक ऐसा टाइम में जहाँ मटीरियलिज्म इतना इम्पॉर्टेंट था, जहाँ हर दिन यूके या यूएस में मटीरियलिस्टिक इन्वेंशंस हो रहे थे, ऐसे टाइम में जहाँ लोग पैसे के पीछे, मटेरियल वेल्थ के पीछे, आज इस देश को कब्ज़ा कर लिया, आज इस देश के स्लेव्स यहाँ बुला लिए, आज यहाँ पर इन लोगों का ये सामान लूट लिया, ऐसे समय में उन्होंने राजयोग में अमेरिकन्स को ये मैसेज दिया कि बाहर छोड़ो, पहले अपने अंदर झांको और पहले अपने आप को जीतो, और फिर उसके बाद when you will change from inside, it is essentially then that the world will move towards a positive change। राजयोग पे उन्होंने लेक्चर्स भी दिए, वो बड़े प्रोमिनेंट लेक्चर्स बन गए। आपने यूके का वर्णन किया, अब अमेरिका से लंदन जाने की बारी थी। लंदन से उनको बुलावा आ रहा था, इंग्लैंड उनको बुला रहा था। इंग्लैंड जो भारत पे राज कर रहा है अब विवेकानंद को बुला रहा है कि मेरे पास आओ और मुझे लेक्चर्स दो, मुझे ज्ञान दो। और फिर वो इंग्लैंड पहुंचते हैं। इंग्लैंड के बाद चाहे वो जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे स्विट्ज़रलैंड हो, चाहे इजिप्ट हो, इजिप्ट तक वो भारतीयता का झंडा गाड़ते हैं। और 3.5 वर्ष के प्रवास में भारत जो कि साफ सपेरों का देश है, भारत जिसको कुछ नहीं आता है, भारत जो गुलाम है, जो पराधीन है, जिसके कस्टम्स बहुत ख़राब है, जिसका कल्चर बहुत ख़राब है, ये छवि को बदल कर अब स्वामी विवेकानंद की बारी आती है पश्चिम वापसी, पश्चिम से भारत वापसी की। और कोई उनसे पूछता है कि स्वामी विवेकानंद 3.5 वर्ष आप पश्चिम में रह लिए, क्या भारत की याद आती है, कहीं भारत कहीं दिख रहा है आपको? तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि पश्चिम में जाने से पहले सिर्फ मैं इसको एक अपनी प्रिय भूमि मानता था, अब इसको पुण्य भूमि मानता हूँ और अब मैं इससे दूर नहीं रह सकता। और फिर वो स्टीमर लेते हुए वापस आते हैं और गुडविन और कैप्टन मिस्टर एंड मिसेस सेवियर और बाद में भगने नेवेता, कितने सारे लोग उनके साथ आते हैं। अब 1893 31 मई को जो स्वामी विवेकानंद गए, जनवरी 15 1897 को उस समय के भारत के भाग कोलंबो, आज के श्रीलंका के कोलंबो में स्वामी विवेकानंद उतरते हैं। अब शुरू होता है, कह सकते हैं, उनकी बायोलॉजिकल लाइफ का आखिरी अध्याय। महासमाधि से 5 साल पहले 87 में वो भारत वापस पहुंचते हैं और उस 5 साल के इंटेंस पीरियड में अब उन्होंने वेस्ट देख लिया, यूएस गए, एक वर्ल्ड रिनाउंड समझ लीजिए सेलिब्रिटी हो इस्टेब्लिश हो गए हैं। यूरोप देख लिया, वहाँ पर लोग उनको अमेरिका उधर रोकने की कोशिश कर रहे थे, और ये इंडिया आते हैं इतने सारे डिसाइपल्स को लेकर के, इतने सारे there are so many Americans and there are so many Europeans who then end up and उनसे दीक्षा ले करके इंडिया में आते हैं। तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि अब जब वो वापस भारत आते हैं तो स्वामी जी क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, क्या क्या इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं। और एक बड़ा अच्छा और इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रास्ट है, जिसको कहेंगे विरोधाभास है। आप कभी भी स्वामी जी के कुछ भी लेक्चर्स या उनके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे, उनकी मैसेजिंग देखेंगे, तो यू विल रियलाइज दैट व्हेन ही वाज इन द वेस्ट ही वाज टॉकिंग अबाउट
the great power of India's spiritual thought, the depth of Vedant, what does the non-dualistic doctrine of Vedant really means, what kind of knowledge systems does India represent. But इंडिया में आप उनके लेक्चर सुनेंगे कि वो अपने फेलो कंट्री विमेन मेन के लिए क्या बोल रहे थे, तो वो एकदम अलग है. अब वो यहाँ पर कॉम्प्लेसेंसी नहीं डालना चाहते, वो यहाँ पर बैठ के ये नहीं बोलना चाहते अच्छा भाई तुम्हारा देश बड़ा महान है खुश रहो. अब वो इंडिया में इंडियन से उनकी मैसेजिंग अलग है. अब वो इंडियंस को ये समझा रहे हैं कि आपको नेशनल रीजेनरेशन कैसे करना है, यूथ को कैसे जागृत करना है. इनफैक्ट स्वामी जी कहते हैं कि इंडियंस की दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो मुझे लगता है कि इट इज़ वेरी वेरी रेलिवेंट फॉर एनी एंड एवरी लिसनर that is joining us today. One he says is laziness, the second he says is jealousy. वो ये कहते हैं कि laziness और jealousy अगर आज का youth निकाल दे तो उसकी life बदल सकती है. From there to talking about goal orientation, from goal orientation to talking about sense of self, sense of pride, sense of confidence, not false pride, but confidence that yes, I can do it, I can act on my goal. सो स्वामी जी के टेल अस मोर निखिल अबाउट दिस कि जो इनकी अब ये मैसेजिंग चेंज हो गई, अब वो इंडिया आ रहे हैं, उनको लगता है कि समय कम है और मुझे मोबिलाइज़ करना है पूरे यूथ को, क्योंकि उनका हमेशा से ये बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था कि यूथ है जिसके कंधों पर भारत का पूरा निर्माण पॉसिबल है. तो ऐसे में वो क्या इंस्पायरिंग और मुझे लगता है एकदम इन्विगरेटिंग मैसेजिंग जो करते हैं यूथ के लिए, आज भी वो कितना रेलेवेंट है. इफ़ यू रीड ऑल ऑफ दैट, मुझे लगता है कि बहुत कुछ नहीं बदला है. एंड अगर स्वामी जी के कोई यूथ वही लेक्चर फिर से पढ़े तो एकदम ही मतलब आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. यस, तीन चीज़ें आपने बोली, तीन शब्द आपने बोले बड़े इंपॉर्टेंट हैं. पहला आपने बोला ही बिकेम ए सेलिब्रिटी इन द वेस्ट. सेलिब्रिटी किस तरह के 8-8 हज़ार लोग स्वामी विवेकानंद को एक सभा में सुनने आते थे. आज भी अमेरिका में किसी नेता को 8,000 लोग सुनने आ जाएं, बहुत बड़ी बात होगी. $2700 स्वामी विवेकानंद के एक लेक्चर के लिए पे होते थे, लोग सुनने के लिए आते थे. उस समय कालखंड की मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये रिटर्न सारे सोर्सेज हैं. दूसरा आपने कहा क्या बहुत सारे यूरोपियंस अमेरिकन्स उनके साथ आए और कुछ तो दीक्षा लेके आए, मतलब उनको स्वामी विवेकानंद ने ब्रह्मचारी की दीक्षा दी जिसमें एक गुडविन है, और फिर वो स्वामी विवेकानंद के साथ आए. तीसरा क्या अब भारत उनका वेट कर रहा था. भारत, नवीन भारत, न्यू इंडिया, मॉडर्न इंडिया अपने उस व्यक्तित्व का वेट कर रहा था जो अंधेरे के बीच में एक प्रकाशमान व्यक्तित्व होगा, जो उसको दशा देगा, जो उसको दिशा दिखाएगा और उसके पथ पे वो चलेगा. स्वामी विवेकानंद जैसे आपने कहा कि जेलेसी और लेजीनेस, इस पे कार्य करने के लिए सबसे पहले वो लेक्चर्स शुरू करते हैं. उनके 5 मुख्य लेक्चर्स जो कम से कम सबको पढ़ना चाहिए. पहला फ्यूचर ऑफ इंडिया, दूसरा माई प्लान ऑफ कैंपेन, तीसरा द सेजेस ऑफ इंडिया, चौथा वेदांत, पांचवा द कॉमन बेसिस ऑफ हिंदुइज्म जो उन्होंने लाहौर में दिया. तो ये एकदम से उनको ट्रांसफॉर्म करता है भारतीय युवाओं को, और इसमें भी हजारों की भीड़. और वहाँ पर स्वामी विवेकानंद बार बार कह रहे हैं अराइज अवेक, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरा निबोधित. कठोपनिषद का यह मंत्र क्या उत्तिष्ठित जागृत कसुरस्य धारा निशिता दुरात्य दुर्गम पथ सत्य तक्व्यो वदंती. क्या पथ दुर्गम है, कांटों से भरा है, फिर भी उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरा निबोधित. अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड. उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत. और उस समय लक्ष्य एक ही था, क्या भारत को आज़ाद करवा दो. दोनों तरफ से, आंतरिक तौर पर भी जो कमजोरी आ गई है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, जो तुम बिल्कुल अपने लोवेस्ट लेवल पर जा चुके हो, और दूसरा कि ब्रिटिशर्स को यहाँ से धकेल दो, क्योंकि उस राष्ट्र का कोई आवाज़ नहीं होती जिस राष्ट्र के ऊपर किसी न किसी राष्ट्र की हुकूमत होती है. ये स्वामी जी को बड़ा क्लियर था. अब दो विषय पर उन्होंने काम करना शुरू किया. एक ऑर्गेनाइजेशन का भैया संगठित होकर काम करना पड़ेगा, जो उन्होंने पश्चिम में देखा. दूसरा क्या, एजुकेशन. एजुकेशन के बारे में अगर मैं बताऊं तो स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु भाइयों को बोला क्या खेतड़ी में, जहाँ पर जिस राजा के पास वो रहते, वहाँ पे जाओ, स्कूल शुरू करो.
मुर्शिदाबाद में उन्होंने कहा स्कूल शुरू करो, ऑर्फनेज शुरू करो, और जहाँ इनफॉर्मल फॉर्मल स्कूलिंग हो सके सन्यासियों को ट्रांसफॉर्म कर दिया। सन्यासियों को बोला भैया घर घर जाओ, ये गेरवा छोड़ दो, अगर तुमसे कुछ नहीं होगा इस गेरवा वस्त्र को छोड़ दो, लेकिन अब हमको प्रत्यक्ष सेवा के काम पे जाना है, हमको कहीं अपने इच्छा से घूमना फिरना नहीं है। एकदम। और ऑर्गेनाइज माइंडसेट, आई थिंक ये अभी भी बड़ा ट्रू है इंडियंस के लिए। और इसमें इनफैक्ट स्वामी जी कहते हैं कि इफ देयर इज समथिंग यू कैन लर्न फ्रॉम द वेस्ट, इंडिया कैन, इज द सेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और उन्होंने रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की, इसी परिकल्पना के साथ करी कि एफर्ट्स ऑर्गेनाइज होने पड़ेंगे, इंस्टीट्यूशनलाइज होने पड़ेंगे। एंड रामकृष्ण मिशन इज़ प्रॉबेबली वन ऑफ द मोस्ट यूनिक इंस्टीट्यूशंस जो कि स्वामी जी ने ऐसा इस्टेब्लिश किया, इस मोटो पर इस्टेब्लिश किया कि आपकी स्पिरिचुअलिटी का असली मतलब, असली अर्थ सेवा में है, सर्विस में है। एंड इसीलिए आप जितने लोग सुन रहे हैं, जिसने भी रामकृष्ण मिशन का काम देखा है, जितने मठ देखे हैं, वो मेडिकल सर्विसेज हो, हॉस्पिटल्स हो, गांव-गांव में सेवा हो, सो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी और सर्विस के बीच में जो डिस्टिंक्शन है उसको हटा करके स्वामी जी ने जो वर्शिप को ही रीडिफाइन कर दिया कि भगवान की पूजा मतलब मंदिर में जा कर के ध्यान लगाना ही पूजा नहीं, या फूल चढ़ाना ही पूजा नहीं है, लेकिन जो आपके सामने दरिद्र नारायण है, जो आपके सामने डाउन ट्रॉडन है, उसके लिए सेवा कर पाना ही आपकी असली वर्शिप है, क्योंकि आप उसमें भगवान को देखते हैं। सो उस मोटो के साथ उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, आत्मन मोक्षार्थ जगत हिताय च, कि अपनी मुक्ति के लिए भी जगत का हित हमको करना होगा, ये इतना क्लैरिटी से उन्होंने बताया। अच्छा, उस समय उनके जब वो वापस आए तो गुरु भाई भी तैयार नहीं थे, वो भी, क्योंकि भाई यहाँ से गया नरेंद्र, इतना सेलिब्रिटी हो गया, इतना बड़ा हो गया, और अब कह रहा है क्या भैया सेवा करनी है। हमें तो लगता है क्या भाई मुक्ति ही प्राप्ति है, मुक्ति तो ध्यान से होगी। वो ये कह रहा है क्या घर घर जाओ, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, समाज परिवर्तन का काम करना है। तो ये भी एक था, इतना आसान नहीं था क्या उन्होंने, भाई उनकी इच्छा थी और संस्था बन गई, लेकिन फिर भी उन्होंने दृढ़ निश्चय किया था कि रामकृष्ण मिशन की मैं स्थापना करूंगा। और स्टार्टिंग में उन्होंने कहा क्या इसमें पुरुष सन्यासी रहेंगे, और आने वाले समय में शारदा मिशन की भी स्थापना हुई। और अच्छा, उन्होंने उसी समय कहा था कि भारत का उदय जब होगा, जब बहनों का, स्त्रियों का मठ स्टार्ट होगा। एकदम। अभी यहाँ एक चिड़िया उड़ रही थी तो मुझे याद आ रहा था कि स्वामी जी ने बोला है ना कि द मेन एंड द विमेन is pretty much like the two wings of a bird. And in fact, since we are talking about women and women empowerment, gender, सिस्टर निवेदिता, उनको जो है स्वामी जी ने कैसे इंस्पायर किया कि सिस्टर निवेदिता फिर जा करके लड़कियों का पहला स्कूल एस्टैब्लिश करती है, जिसको शारदा माँ आकर के इनॉग्रेट करती हैं। वो स्कूल आज भी चल रहा है। यस, अभी भी है, भगिनी निवेदिता के नाम से ही है। एक और रोचक बात बता दूं, हौज खास में भी भगिनी निवेदिता के नाम से एक स्कूल है, उसी परंपरा से है। और स्वामी विवेकानंद जब लंदन में थे तब वो भगिनी निवेदिता से मिले। भगिनी निवेदिता को मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं तो आयरलैंड में जन्मी मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल, 17 वर्ष की उम्र में टीचर बन जाती हैं। लंदन से सटा हुआ एक शहर है विमल्डन, वहाँ पर अपना स्कूल एस्टेब्लिश कर लेती हैं। लंदन के इंटेलेक्चुअल सर्कल CCM क्लब की बड़ी प्रतिष्ठित लेखिका और वक्तव्य वहाँ पर देती हैं। वो भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद के मात्र इन शब्दों से कि रिलीजन इज़ फॉर रियलाइजेशन, इससे इतना प्रभावित होती हैं कि स्वामी विवेकानंद के कॉल के लिए वो भारत भी आ जाती हैं। और स्वामी विवेकानंद का जो अल्मोड़ा में लिखा हुआ जो पत्र है भगिनी निवेदिता को, वो भी इस समय हमें रिकॉल करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जुलाई 1897 को वो पत्र लिखते हैं अल्मोड़ा से, अल्मोड़ा जो उनकी सबसे प्रिय जगह भी रही। स्वामी विवेकानंद लिखते हैं क्या जरूरत है एक स्त्री की, एक पुरुष की नहीं, एक सिंहनी की, एक सिंह की नहीं। तुम्हारा मन, पवित्र मन, तुम्हारी लेखनी, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा व्यक्तित्व इस कार्य के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, ये क्या कर रहे हैं, ये मन बना रहे हैं। सब कुछ अच्छा बता दिया कि ये बता दिया जरूरत है भाई एक स्त्री की, पुरुष की नहीं। तुम्हारा मन, सब कुछ इसके लिए तैयार है। अब आगे देखिए कि लीडर कैसे अपने कार्यकर्ता को तैयार करता है। आगे लिखते हैं, लेकिन तुम मत आना भारत में। तुम इसलिए मत आना, तुम भारत आओगी
तो लोग तुमसे डरेंगे। क्यों डरेंगे? क्योंकि तुम ब्रिटिशर लगोगी, क्योंकि यहाँ पर वो उत्पीड़न कर रहे हैं, भारत का दमन कर रहे हैं। दूसरा, तुम्हारी गोरी चमड़ी से लोग तुम्हें देख के दूर भागेंगे, तुम्हें अछूत तुम्हें अछूत समझेंगे। लेकिन आगे लिखते हैं, लेकिन फिर भी अगर तुम आओगी तो अगर मेरे पास एक रोटी होगी तो पहला भाग भगिनी निवेदिता का होगा, दूसरा भाग इस विवेकानंद का होगा। तो ये क्लैरिटी एक लीडर की देखी आपने, व्यक्ति को बताया क्या जरूरत है, उसके बाद ये बताया चैलेंजेस क्या हैं, क्या प्रोस है, क्या कौन से हैं, और फिर तीसरा commitment। कि चट्टान के साथ मैं तुम्हारे साथ कंधे के साथ कंधा मिला के काम करने को तैयार हूँ। तुम ये मत समझना कि विवेकानंद इस कार्य से पीछे हट जाएगा। और भगिनी निवेदिता फिर भारत आती हैं और फिर स्वामी विवेकानंद उनको कहते हैं कि स्त्री शिक्षा और स्वास्थ्य के कार्य में आप लग जाइए। उनको भारत भ्रमण करवाते हैं, उनको बंगाली, संस्कृत, हिंदी इसका भी परिचय करवाते हैं। और दोनों के अथक प्रयास से हम लोग देखते हैं कि आने वाले वर्ष में पहला माँ शारदा भगिनी निवेदिता स्कूल की स्थापना होती है, मात्र 3 बहनों के कारण। मतलब आज देश का नंबर 1 कॉलेज मिरांडा हाउस बहनों का है। उस समय स्त्री शिक्षा के लिए पहला स्कूल खड़ा करने, इतने प्रयत्न के बाद पहला स्कूल खड़ा करने का काम स्वामी विवेकानंद ने किया था। एक और कार्य उस समय भगिनी निवेदिता ने किया, बड़ा विशेष कार्य था। उस समय बहुत बड़ा प्लेग आया था। कैसे समझाऊं? इस हमारी जनरेशन ने तो कोरोना देखा, जितने बड़ा प्रभाव कोरोना का पूरे देश में नहीं रहा, उससे ज़्यादा प्रभाव अकेले उस समय बंगाल के ऊपर था, संयुक्त बंगाल जो था। डेथ रेट्स बताती हैं क्या, जगह जगह पर मृत्यु हो रही थी। और उस कालखंड में भगिनी निवेदिता घर घर जाकर सेवा करती हैं स्वामी विवेकानंद के नेतृत्व। और इसमें स्वामी विवेकानंद का मीन पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि पब्लिक हेल्थ रिसर्च के एंगल से भी अगर उनको उस पूरे टाइम को देखा जाए, आर्काइव्स देखी जाए, तो स्वामी विवेकानंद कम्स आउट विद अ प्लेग मैनिफेस्टो। मतलब कितने डाइवर्स रहे होंगे वो, कि अब वो पब्लिक, और वो पूरा मैनिफेस्टो अगर वी शुड पुट इट अप ऑन द स्क्रीन्स, कि वो कैसे उसमें हाइजीन मेंटेन करनी है, सैनिटेशन मेंटेन करना, जो आज हम लोग कोरोना काल में हम लोग को बताया जा रहा है, भाई हाथ वाथ धो, साफ सुथरे रहो। तब स्वामी जी जो हैं एक प्लेग का मैनिफेस्टो लिखते हैं और पब्लिक हेल्थ का कार्य करते हैं उस ज़माने में। सो वी वर डिस्कसिंग विमेंस एजुकेशन, we've discussed science, we've discussed spirituality. now public health भी एक उनकी काम का एक आयाम था, जहाँ उन्होंने कितना, जिसको कहा कि सर्विस इज़ वर्शिप, तो उसको उतारा, रियल लाइफ में करके दिखाया कि किस तरह की वर्शिप की वो बात। और फिर वो अपने इसी कालखंड में हम देखते हैं वो अपने गुरु भाइयों के साथ भारत भ्रमण पर निकलते हैं। वो कश्मीर तक जाते हैं, माता खीर भवानी का दर्शन करते हैं, अमरनाथ जी का दर्शन करते हैं। और हम कहें क्या, आज के पाकिस्तान और उस समय के भारत के भाग लाहौर में भगवान राम के पुत्र लव के नाम से बना हुआ शहर लाहौर में स्वामी विवेकानंद के 3 मेन लेक्चर्स होते हैं, भक्ति, वेदांत और कॉमन बेसिस ऑफ हिंदुइज्म। और हज़ारों लाखों लोग स्वामी विवेकानंद को वहाँ पर सुनने आते हैं। तो फिर चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी, चाहे रामनाथ से लेके रामेश्वरम, चाहे देहरादून से लेके ढाका तक, स्वामी विवेकानंद, जो बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस लिखते हैं कि भारतीय नव संतति के अंदर अपने अतीत के प्रति गर्व, अपने भविष्य के प्रति विश्वास, अपने स्वयं में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आत्मगौरव की भावना जागृत करते हैं। दैट स्वामी विवेकानंदा ट्राइड टू इन्फ्यूज इनटू द न्यू जनरेशन अ सेंस ऑफ प्राइड इन इंडियाज पास्ट, अ फेथ इज इन इंडियाज फ्यूचर एंड अ स्पिरिट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ डिग्निटी। वो भारत पुनः वापस खड़ा हो रहा था। अब स्वामी विवेकानंद को पश्चिम फिर बुला रहा है। पश्चिम बिल्कुल अस्थिर हो रखा है कि स्वामी जी आइए, स्वामी जी आइए। फिर उनकी सेकंड विजिट होती है। स्वास्थ्य इस समय स्वामी विवेकानंद का बहुत गिर गया था। कोई कहता है स्वामी विवेकानंद का स्वास्थ्य क्यों गिर गया था? इस समय हम दिल्ली, जो भारत की राजधानी है, उसके बीचों बीच कर्तव्य पथ पर बैठे हैं। यहाँ से खेतड़ी लगभग 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर है। एक बार पैदल यहाँ से खेतड़ी जाकर देखना, पेड़ों पे नीचे रुक के देखना, तो याद आ जाएगा कि वो विवेकानंद क्या जी रहा था उस समय। तो वो हमको पता लगता है स्वामी विवेकानंद का स्वास्थ्य बड़ा गिर गया था। वो अपने गुरु भाई और भगिनी निवेदिता के साथ अब अपने पश्चिम के दूसरे प्रवास के लिए जाते हैं। और पश्चिम में उनका बड़ा दूसरा प्रवास बहुत लंबा नहीं रहा। भगिनी निवेदिता के घर में भी जाते हैं, विमंडल में भी वो जाते हैं। अपने खड़े हुए, जो पहले आपने बड़ा अच्छा वर्णन किया, वेदांता सोसाइटी वो बना देते हैं। उनके कार्य को वो रीएस्टेब्लिश करते हैं। बहुत सारी जगह उनके लिए लेक्चर्स, रिसेप्शन बड़ी बड़ी रखी जाती हैं।
एक इंपॉर्टेंट चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, फिर साइंस पे वो बात वापस चली जाएगी। स्वामी विवेकानंद पेरिस जाते हैं। पेरिस जाते हैं तो फिजिक्स कांग्रेस वहाँ पर हो रहा होता है। अब बताइए, अब वहाँ पर स्वामी विवेकानंद का लेक्चर होता है। वहाँ पर जगदीश चंद्र बोस होते हैं, भारत के महान साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस, जिन्होंने क्रेस्कोग्राफ, क्या वनस्पति में भी प्राण है, क्या ये जो पेड़ पौधे हैं ये भी जीव हैं, उससे पहले लगता नहीं था किसी को जीव हैं, वो जो मेन जिनकी इन्वेंशन रहा वो वहाँ पर होते हैं। वो अपना एक पेपर वहाँ पर प्रेजेंट करते हैं और स्वामी विवेकानंद वहाँ पर वो और उनकी जो पत्नी हैं अबाला बोस, दोनों की बहुत सराहना करते हैं। और भगिनी निवेदिता भी बाद में स्वामी विवेकानंद की महासमाधि के बाद जगदीश चंद्र बोस और अबाला बोस के साइंटिफिक इन्वेंशंस में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करती हैं। और अब स्वामी विवेकानंद ये सारा कार्य वहाँ पर एस्टेब्लिश करके मजबूत करते हुए अब स्वामी विवेकानंद भारत आते हैं। और अब लगभग उनके पास बहुत ही कम, आप समझिए 1.5 से 2 वर्ष उनके पास बचे होते हैं। अब उनके आखिरी विजिट्स हम देखते हैं, क्या कहीं कहीं स्वामी विवेकानंद एक बार काशी जाते हैं, बोध गया जाते हैं और मठ की स्थापना जो उन्होंने 1897 में करी, उस मठ की एक्टिविटीज़, उनके ब्रास सेंटर्स वो अलग अलग जगह पर खड़े हो जाएं। उनके जीते जी हम लोग देखें कि उन्होंने कितने सारे सेंटर्स खड़े कर दे, चाहे वो मुर्शिदाबाद का हो, चाहे वो अपने गुरु भाई को भेजते हैं चेन्नई उस समय के मद्रास में, कि वहाँ पर जाके बैठे कलकत्ता में हैं, गुरु भाई को भेज रहे हैं मद्रास में कि वहाँ पर भी मठ की स्थापना हो और वहाँ पर कार्य शुरू हो जाता है। वो प्रबुद्ध भारत जो आज की यूजीसी केयर लिस्ट में जो एक मैगजीन रही, प्रबुद्ध भारत, ब्रह्मवादिन, इस प्रकार की मैगजीन्स और लिटरेरी काम का भी वो अपनी शुरुआत करते हैं। और ये कालखंड था जब वो अपना शरीर लगभग खो देते हैं। comes at a cost of his physical हेल्थ। जो इतना वो दौड़ भाग कर रहे थे स्वामी विवेकानंद, शरीर उनका बहुत उस समय कमज़ोर हो गया था और उन्होंने कभी अपने शरीर के ऊपर ध्यान नहीं दिया। उनका वो हम देखते हैं, उनको वो अपने पत्रों में लिखते हैं, क्या मृत्यु सबकी आनी है, अगर ये किसी बड़े कॉज के लिए अगर ये शरीर चला जाए तो बहुत बड़ी बात है। एक और चीज़ मैं इसका वर्णन करना चाहूँगा, बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी होगी। कई पत्र आपने पढ़े होंगे, स्वामी जी बहुत पहले बता देते हैं कि मैं 40 वर्ष नहीं जीऊँगा। वो अपने डिसाइपल्स, अपने गुरु भाइयों को बार बार बताते हैं कि 40 वर्ष से ज़्यादा मेरा जीवन नहीं रहेगा। और ये सारा सोशल स्पिरिचुअल काम जो लगभग भारत के हर कोने तक वो पहुंचा चुके थे। और अपनी माँ के साथ उनके जीवन के विजिट, जो एक बार वो ढाका गए, माता कामाख्या के वहाँ उन्होंने मंदिर में वहाँ पर गए, वहाँ उन्होंने माथा टेका, अपनी माँ के साथ कुछ समय उन्होंने बिताया। और फिर वो लगभग अपनी आखिरी विजिट के लिए वो जाते हैं काशी, और काशी के बाद गया, बोध गया वो जाते हैं। मतलब भगवान बुद्ध से भी उनका बहुत अधिक स्नेह था। एक आखिरी स्पिरिचुअल काम, सोशल काम जो मैं बताना चाहूँगा, वाराणसी में वो रहे तो राजा ने उनको 500 रुपये दिए, वहाँ के राजा, बड़े राजा ने। स्वामी विवेकानंद ने तुरंत कुछ युवाओं को इकट्ठा किया और वहाँ पर कहा कि ये हॉस्पिटल यहाँ पर खड़ा होना चाहिए। आज जो भी काशी में जाता है, रामकृष्ण मिशन को विजिट करिए, मुख्य शहर के बीचों बीच है और वहाँ का हॉस्पिटल आज इतना बड़ा बन चुका है कि हज़ारों लोगों की वो सेवा कर पा रहे हैं। और इस प्रकार से अब उनके शरीर स्वामी विवेकानंद का बड़ा कमज़ोर हो रहा था और उनको पता था कि अब मेरा मतलब जाने का समय आ गया है। और ये उन्होंने स्वयं तय किया था। स्वामी विवेकानंद का महासमाधि का वो दिन, स्वामी विवेकानंद लगभग रोज़ 4 बजे उठते हैं। उस दिन आधा घंटा सुबह जल्दी उठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सब गुरु भाइयों को बुलाते हैं। उसके बाद संस्कृत की एक लेक्चर की क्लास भी लेते हैं, बाहर जाते हैं, पंचांग मंगवाते हैं, समय लेते हैं। और शाम के समय स्वामी विवेकानंद एक रूम में जाते हैं, उनके साथ एक सहायक होता है और वहाँ पर वो अपनी इच्छा से अपने शरीर को छोड़ देते हैं और एक शोर मच जाता है। मतलब आप समझिए क्या, मैंने भी इसका आप कहेंगे वर्णन जब भी मैं करता हूँ तो मेरी आंखों में भी एक आंसू आ जाते हैं। कई बार हमें कई जगह पे वर्णन करना पड़ता है, क्या वो विश्व विजयी, वो दिग्विजयी विवेकानंद, जिनके माध्यम से हज़ारों लोग काम कर रहे थे, गुरु भाई जिनको अपना मार्गदर्शक समझकर काम कर रहे थे, भगिनी निवेदिता, सिस्टर क्रिस्टीन, जोसेफाइड मैक्लॉयड, कैप्टन मिस्टर एंड मिसेस सेवियर, जो भारत में आए थे, उनको मतलब सब कुछ अपना छोड़कर सिर्फ उनके दर्शन के लिए, वो स्वामी विवेकानंद जब छोड़ते हैं अपना शरीर, और गुरु भाई वो कहते हैं कि जैसे हिमालय ही हमारे सामने से चला गया हो। लेकिन एक मूवमेंट इतनी बड़ी स्वामी विवेकानंद खड़ी कर देते हैं क्या, जिसका कार्य उस समय स्वामी विवेकानंद ने शुरू किया था और आज तक हम लोग देखते हैं कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अपने जीवन में कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद के उन एसेंस को लेके आगे चलता है एकदम। और कहते हैं ना कि बाय लाइफ शुड नॉट बी लॉन्ग बट शुड बी लार्ज। तो महासमाधि स्वामी जी का मतलब
40 साल में महासमाधि लेना डेफिनेटली एज अ लिसनर, एज अ रीडर, आपको लगता है स्वामी जी और 5 साल और 10 साल yes, yes. हमको मिल गए होते तो क्या से क्या और हो जाता क्या। लेकिन ये सोचिए कि उन 40 वर्षों में स्वामी जी कितना बड़ा मूवमेंट खड़ा कर गए कि आज भी हम दोनों बैठ कर के उनको, मतलब मैं तो बैठ कर के अब सुन ही रही थी निखिल को कि क्या क्या उनकी क्या क्या उनका दायरा रहा है इम्पैक्ट का। एंड इस एपिसोड में इतना ही। यहाँ पर हम लोगों ने कोशिश की है कि जो उनकी लाइफ थी, जो उनकी बायोग्राफी है, इन 40 सालों को आपके सामने, आपके समक्ष रख सकें, जिससे कि यू कुड नो कि मेकिंग ऑफ स्वामी विवेकानंद कैसे हुआ। और आने वाले एपिसोड्स में अब हम लोग कोशिश करेंगे कि अब हम बात करेंगे कि स्वामी जी ने वो ऐसा क्या मैसेज दिया, वो उनकी क्या टीचिंग्स थी, वो कैसे उन्होंने एकदम सबको झकझोर दिया, वो क्या बात है स्वामी विवेकानंद की, वो क्या मैसेज है यूथ का, जिसको आज भी हम लोग दोहरा रहे हैं, आज भी हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं कि उतार पाए। तो अगले एपिसोड में स्टे ट्यून्ड, क्योंकि वी विल डिस्कस इन डिटेल व्हाट इज़ इट दैट स्वामी विवेकानंद रियली वांटेड टू टेल द यूथ।